व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होपफुली आप लोग के एग्जाम्स आ ही रहे होंगे और बहुत सारे मैसेजेस थे, बहुत सारे रिक्वेस्ट थी कि सर बिजनेस स्टडीज एक ही पार्ट आया, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस आगे चलो। मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो, तुम्हें मैं एक ही साथ पूरा सिलेबस करा दूंगा। तो कैसा रहेगा अगर आपको पूरा सिलेबस एक ही बारी में करा दिया जाए? तो आइए फिर इस वीडियो को देखो, किताब साथ में लेके बैठना, साथ साथ मार्किंग्स करना, याद करना, और एक वीडियो के बाद तुम्हारा टर्म 2 का पूरा सिलेबस खत्म। Let's begin. सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की बिजनेस फाइनेंस के साथ कि बेसिकली फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस देखो, एक आम आदमी समझता है बस पैसे की बात कर रहा हूं, बट फाइनेंस की बहुत सारी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। पैसा एक बिजनेस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। आपको अगर बिजनेस बड़ा करना है तो अलग अलग तरीके से आपको पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? तो फाइनेंस में सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी कि हर बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। एवरी बिजनेस इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। उसी मनी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। और बिजनेस फाइनेंस को क्या बोलते हैं? लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का ब्लड, जैसे ह्यूमंस का ब्लड होता है ना, वैसे बिजनेस का ब्लड होता है फाइनेंस, राइट? अब कितने प्रकार के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स? तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से होंगे? फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सा होता है? देखो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, इसमें कुछ चीजें याद रखना, कुछ पैरामीटर्स याद रखना। सबसे पहले ये वो पैसा होता है जो बिजनेस को सेटअप करने में, बिजनेस के इनिशियल फेज में लगता है कि अगर मुझे कोई दुकान खोलनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। उस पर जो पैसा लगेगा फिक्स कैपिटल, पहली चीज बिजनेस को शुरू करने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में। नंबर 2, इससे आप एसेट्स खरीदते हो, लैंड खरीदा, कोई मशीन खरीदा, कोई ट्रैक्टर खरीदा। अगर मैं फार्मर हूं तो ये सब फिक्स कैपिटल है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। जैसे जमीन खरीद रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ट्रैक्टर खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो फिक्स कैपिटल जो होता है वो आपका लंबे समय के लिए बिजनेस में लगा रहता है। अब आ जाता हूं वर्किंग पे। वर्किंग क्या होगा? पहली बात, शुरू में नहीं, जब तक बिजनेस चलता रहेगा ये पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। जब तक बिजनेस चलता रहेगा, बिजली का बिल हर महीने देना है, लेबर को सैलरी हर महीने देनी है, वेजेस हर महीने देनी है। तो बेसिकली ऐसी चीजें जो पूरे जिंदगी भर चलती रहेगी, उसके लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब देखो, इसको पढ़ लो एक बार। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक बार लगाया भाई, आपने सैलरी दे दी, अगले महीने फिर आ जाएगा वो सैलरी लेने, अगले महीने फिर आ जाएगा, अगले महीने फिर आ जाएगा। तो आपको हर महीने इसकी जरूरत है ना? बिजली का बिल हर महीने देना पड़ेगा, मशीन में फ्यूल हर 2-4 दिन के बाद डलवाना पड़ेगा। तो काफी कुछ है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए, ये बिजनेस की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए। बिजनेस अगर चालू करना है, शुरू करना है, तो फिक्स कैपिटल लगेगा रे भाई। और अगर चलते रहना, बिजनेस को रोज चलाना है, रोज रोज खर्चे होते हैं व्यापार में, उसके लिए वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल देख लो, फिक्स एसेट खरीदना, मशीन खरीदना, जमीन खरीदना, सब इसमें। वेजेस देना, सैलरी देना, बिजली का बिल देना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब हमारे पास आते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये काफी वाइट हो रहा होगा, तो मैं इसे आपको दूसरी तरफ से पढ़ाता हूँ। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, या मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स की बात करें तो 3 बेसिस पे डिवाइड करा गया है। कितने बेसिस पे डिवाइड करा गया है? 3 बेसिस पे। याद रखेंगे 3 बेसिस कौन कौन से? आजकल पॉग चल रहा है। क्या चल रहा है? पॉग। याद रखेंगे ना। सबसे पहला होता है पीरियड, फिर होता है ऑनरशिप, फिर होता है जनरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। आपसे कोई पूछे पैसे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आप कहोगे बहुत सारे पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन उसके 3 बेसिस है। सबसे पहला पीरियड के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे, जनरेशन के बेसिस पे। पीरियड के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म, फिर होता है मीडियम टर्म, फिर होता है लॉन्ग टर्म। अगर आपको याद रखना हो तो यार पीरियड में SLM याद रख लेना,
शॉर्ट लॉन्ग मीडियम, वैसे लिखा जाता है ऐसे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ऑनर्स में, ऑनरशिप में ओबी, ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स, इसको बोलते हैं ओबी, ठीक है। और जनरेशन में भी दो, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, जनरेशन में भी ये दो होते हैं। अब देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स की बात करूं तो हम फंड्स को पहचानते हैं इन बेसिस पे। सबसे पहले पीरियड के बेसिस पे, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। अगर बिजनेस में पैसा लगा है 0 से लेके 12 महीने तक, 12 मंथ्स तक का अगर कोई भी पैसा लगा है तो वो शॉर्ट टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला मुझे लोन लेना है, लोन लेना है 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड में आएगा। किसमें आएगा? शॉर्ट टर्म पीरियड में, ठीक है। अब 12 महीने तक हो गया तो मीडियम में आता है 1 to 5 ईयर्स, 12 महीने में 1 साल हो जाएगा ना, तो 1 से 5 साल तक मीडियम में आ जाता है। सही हो गया। फिर 5 से ऊपर जाता हूं तो वो लॉन्ग में आ जाता है। यूजुअली हम इसमें 5 to 20 ईयर्स कंसिडर करते हैं, 5 से 20 साल। तो बेसिकली जब भी हम फंड्स को या पैसे को बांटेंगे पीरियड के बेसिस पे, ये बेसिस देखो एक एग्जांपल सब में चल सकता है, बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है ना। तो पीरियड के बेसिस पे शॉर्ट टर्म कौन सा होगा? जो 12 महीने तक पैसा लिया गया है। मीडियम टर्म 1 साल से 5 साल, लॉन्ग टर्म 5 साल से 20 साल, ठीक है। अब बात करता हूं ऑनरशिप बेसिस पे। ऑनरशिप का मतलब कि ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, हिंदी में लिख दूं मालिक, प्रोप्राइटर, ऑनर। अगर वो अपना खुद पैसा लगाता है उसको ऑनर्स फंड्स बोलते हैं। सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने खुद ही पैसा लगा दिया, उसको ऑनर्स फंड्स बोलते हैं, उसी को हम कैपिटल भी बोलते हैं, है ना। या फिर मेरी सेविंग्स, भाई जो मैंने पैसा जोड़ा हुआ है सेविंग्स, इसकी हम टेक्निकल टर्म्स अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखो कि ऑनर्स फंड्स में कैपिटल और सेविंग्स, वैसे बोलो तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, अरे नाम अलग अलग है यार, ठीक है। बोरोड फंड कौन सा होता है? भाई देखो पैसा या अपना लगाऊंगा अगर बिजनेस चलाना है, या बोरो करूंगा। बोरो में क्या होगा सर? बोरो में लोन लूंगा, है ना भाई। अब अपना पैसा लगाऊंगा तो कैपिटल, बोरो करूंगा तो लोन। अब देखो सोचने का नजरिया है, लोन यहां पे ऑनरशिप बेसिस पे बोरोड पे आता है, पीरियड बेसिस पे कितने समय का है? 5 साल का है, मीडियम में आ जाएगा। 8 साल का है, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। 6 महीने का है, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। लोन तो लोन है, लोन इसमें भी आएगा, लोन इसमें भी आएगा। ऑनरशिप में एग्जाम्पल सब में चल सकता है, ऑनर्स फंड्स या बोरोड फंड्स, ठीक है। जनरेशन की बात करते हैं। जनरेशन का मतलब पैसा जनरेट कहां से हुआ है, बिजनेस में कहां से आया है? क्या बिजनेस के अंदर से इंटरनली, या बिजनेस के बाहर से एक्सटर्नली? लोन तो बाहर से आएगा तो एक्सटर्नल सोर्सेज में चला जाएगा। कैपिटल बिजनेस के अंदर से लगता है तो इंटरनल सोर्सेज में चला जाएगा। तो अगर आपको डिवीजन करना हो तो याद रखेंगे POG, पॉग, पीरियड में SLM, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। ऑनरशिप में ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। जनरेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स में, और आपका पूरा टेबल तैयार हो जाता है। ये टेबल हम लोगों के पास नोट्स में भी गिवन है, अगर आपको देखना हो तो। काफी ब्राइट आ रहा होगा, बट या आई थिंक कैमरा कैप्चर कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सो श्योर। सोर्सेज ऑफ फंड्स, पीरियड, ऑनरशिप, जनरेशन, फिर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड। ये आपकी किताबों में बना हुआ होगा, NCERT में ही बना हुआ होगा। अब इसको मैंने डिफाइन करा है पीरियड बेसिस पे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं? रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से कम। फॉर मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर्स, 1 to 5। मोर देन 5 ईयर्स, 5 to 20 होता है ये। इसमें एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट, ये अभी हम सब पढ़ेंगे। ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स को छोड़ो, तुम लोग फिलहाल के लिए एग्जाम्पल्स को छोड़ सकते हो। ऑनरशिप पे ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स वो फंड्स हैं जो ऑनर खुद लगा रहा है, बोरोड फंड्स वो है जो बाहर से बोरो कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल सोर्सेज वो फंड्स हैं जो बिजनेस के अंदर से, विद इन द बिजनेस जनरेट हुए हैं, और ये जो बाहर से जनरेट हुए हैं, ठीक है। सभी में मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। बेटा नजरिया है, देखने का तरीका अलग अलग है, समझ रहे हो। अब कैपिटल तो कैपिटल है, कैपिटल अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिल्ली कैपिटल है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैपिटल मतलब पैसा, है ना। तो तरीका है बस कैटेगराइज करने का, नथिंग एल्स। इसके बाद अब हमारे पास अलग अलग सोर्सेज शुरू हो जाते हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो इस चैप्टर में आपको सोर्सेज पढ़ने हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सोर्स जो आता है वो आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहला, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहला क्लास है, धीरे से शुरू करूंगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज भी ना हो। रिटेन्ड अर्निंग्स, देखो नाम क्या है,
रिटेन्ड अर्निंग्स। अर्निंग्स आप जानते हैं जो पैसा कमाया है। अब जितना भी पैसा कमाया क्या सारा खर्च कर दोगे? आपके फादर जो बिजनेस में पैसा बनाते हैं क्या सारा खर्च कर लेते हैं या जोड़ते भी हैं? सेविंग करते हैं ना फ्यूचर के लिए। उसी को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। वो अर्निंग्स जो रिटेन कर ली गई है, यानी अगर मेरी कंपनी है जिसके अंदर 200 शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं मालिक लोग जिन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है, मेरी कंपनी में 200 लोग, अब उन 200 में से जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो वो 200 में बटेगा। तो सारा तो नहीं बांटना ना शेयर होल्डर को, कुछ तो फ्यूचर के लिए बचाओगे भाई, फ्यूचर में लॉस हो गया फिर क्या होगा, तो बचाना तो पड़ेगा, राइट। तो दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, हम शेयर होल्डर को नहीं बांट रहे हैं एज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट। कंपनी में जब प्रॉफिट बढ़ता है ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये साइंस वाले बहुत सारे मुश्किल मुश्किल टर्म यूज करते हैं, हमने कहा हम भी क्लासिक टर्म्स बनाएंगे, प्रॉफिट को बोल दिया डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम भी ऐसे वर्ड यूज करेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो रिटेन्ड अर्निंग्स इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड बट इज रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब सेव्ड इन द बिजनेस फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए आपने बचाए हैं अपने पास। इसके कुछ और नाम भी है, जैसे प्यार से मैं बोल देता हूँ चिंटू, चिंटी, प्यार से बुलाता हूँ ना मैं कुछ भी बच्चों को, तो बेसिकली इसके क्या क्या नाम है? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, इसी को हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सेविंग्स भी बोलते हैं। तो आप क्या क्या बोलते हो? रिटेन्ड अर्निंग्स, सेविंग्स, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, किसी भी नाम से पूछे लिख के आना तुम लोग को, ठीक हो गया। अच्छा सर इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं इसके? नंबर 1, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल। ये आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, ये आपका अपना पैसा है ना यार। अब जो बैंक लोन है पता नहीं टाइम पे मिले ना मिले, और कुछ समय के लिए मिलेगा, ये तो परमानेंट है, आपकी सेविंग है, जहां मर्जी यूज करो। तो ये एक टेम्परेरी सोर्स नहीं है, परमानेंट सोर्स है। इट डजंट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेते हो, उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप कहीं और से किसी रिलेटिव से लोगे पैसा, बोरो करोगे, उसको भी आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर दोगे, यानी आप कहीं से भी पैसा लो उसके बदले में कुछ ना कुछ कॉस्ट आता है। फ्री में तो कोई पैसा नहीं देता, लेकिन यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही का पैसा है यार, इसमें आपको बदले में कुछ नहीं देना है ना, तो कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई डिविडेंड नहीं देना, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देना। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जैसे शेयर वगैरह इशू करते हैं ना, अभी पढ़ोगे आप लोग आगे कि शेयर इशू करना क्या होता है, मतलब आप कहीं से भी पैसा रेज करोगे तो खर्चा आएगा, वो इसमें नहीं आता, ठीक है। As the funds are generated internally, there is a greater degree of freedom। सबसे अच्छी बात, आप ही का पैसा है। अब सपोज आप बैंक से लोन लेने के जाओगे, बैंक बोलेगा क्यों चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, व्हीकल के लिए लोन चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, पर्पस तो बताओ। मैं नहीं बताता भाई, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं यहाँ पे। ये काफी फ्लेक्सिबल है, समझ रहे हो, बहुत फ्लेक्सिबल है, रिजिडिटी नहीं है इसके अंदर कि भाई जो है वैसे यूज करना पड़ेगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। मेरा पैसा मैं जो मर्जी करूं भाई, मैं पैसा बहाऊं, पैसा उड़ाऊं मैं अपने बच्चों के ऊपर, मैं जो मर्जी करूं यार, कोई बात थोड़ी ना है, ठीक है। इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। भाई जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो लॉसेस को झेल सकता है। कोविड आया, बहुत अनफॉर्चुनेट सभी के लिए, कोविड आया, कोविड ने सबके फाइनेंशियल पोजीशंस बिगाड़ दिए। अब जिनके पास पैसा था, सेविंग्स थी, वो काफी अच्छे से कोविड को झेल पाए, बट जो जिनके पास सेविंग्स नहीं थी वो सब परेशान हुए। सेविंग्स का इंपॉर्टेंस भी यहाँ से निकल के आता है, बट सभी की सिचुएशन भी तो अलग अलग होती है ना, सबका बिजनेस अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है। उसमें एक चीज सामने आई कि जिसके पास सेविंग्स हैं वो इंसान फ्यूचर लॉसेस को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ से एक लेसन भी है कि हम जितना भी पॉकेट मनी ले उसमें से कुछ कुछ पोर्शन जरूर सेव करें। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी आपसे, जो भी पैसा लेते हो खर्च मत करा करो, आदत डाल लो कि हमें पैसा सेव करना है ना, काम आएगा। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी के ना शेयर्स की वैल्यू होती है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। अब यहां पे आप ऐसा मान लो कि रेपुटेशन से समझ लो, ठीक है। अब जैसा जिस कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स होगा वो कंपनी ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी, उसके पास सेविंग है, कुछ भी लॉस होगा झेल जाएंगे, तो इनका जो शेयर प्राइस है ना वो हमेशा ऊपर रहता है कि यार ये कंपनी बढ़िया है, इसमें पैसा लगाओ। फॉर एग्जाम्पल दो कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी ए कंपनी बी। एक है जो बोल रहे हैं हमारे पास इतना रिटेन्ड है, कोई भी लॉस होगा हम आराम से झेल जाएंगे। एक है उनके पास कुछ रिटेन्ड नहीं है, कुछ भी रिटेन नहीं है, लॉस हुआ तो आपको भी लॉस, तो आप हमेशा ए में ही लगाओगे ना, आप बोलोगे यार ये कंपनी बढ़िया है, इसके पास सेविंग्स है, ये लॉसेस में हमें परेशान नहीं करेगी। तो जिस कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स होती है उसका मार्केट प्राइस बढ़ा रहता है, गुडविल बढ़ा रहता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1 डीमेरिट,
अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है, आप हर साल पता नहीं सेव कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेविंग तो प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है, परमानेंट तो है लेकिन अनसर्टेन है, पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट होगा तभी तो सेव करोगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा सेव करोगे, कम प्रॉफिट होगा तो कम सेव करोगे, लॉस होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग है। तो दैट इज वाई ये आपकी लिमिटेशन है सबसे बड़ी, कि ये आपके पास एक अनसर्टेन सोर्स है। आपने बोला हाँ हर साल मैं पैसा जोड़ता रहूंगा, ये काम कर लो वो काम कर लो, ये बिजनेस खरीद लो वो बिजनेस खरीद लो, पैसा जोड़ा ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, लॉसेस में चले जाओगे। ठीक है, तो ये दिक्कत है। दूसरा एक्सेसिव फ्लोइंग बैक, यानी अगर आप बहुत सारी सेविंग करते हो, एक्सेसिव सेविंग करते हो, तो उससे आपके शेयर होल्डर में डिससेटिस्फैक्शन होगा और आपको कम डिविडेंड मिल रहे होंगे तो आपके शेयर होल्डर नाराज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपको ऐसे समझ में आएगा। मैंने बोला कि एक कंपनी में सपोज 10 लोग हैं, ये कंपनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। 100 रुपए हुए, 100 में से आपने 20 सेव कर लिए, बचे 80, सबको 8-8 रुपए बढ़ जाएंगे। 10 लोग हैं, 20 आपने सेव कर लिए, सबको 8-8 बट गए। ठीक है, अब सपोज आप एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मैनेज करता है, उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, हमें तो फ्यूचर के लिए बचाना है, हम तो बचाएंगे 50, 100 में से 50 सेव करेंगे। तो यहाँ शेयर होल्डर के पास भी 50 आया, 50 का मतलब अब 5 बटेगा। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आप एक्सेसिव फ्लो बैक करते हो, फ्लो बैक का मतलब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सेव करते हो, तो आपका कई बार शेयर होल्डर नाराज हो सकता है। ये बोलेगा यार मुझे पैसा ही नहीं देती कंपनी, बेकार कंपनी है। तो इट मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब वही प्रॉफिट। तो 2 डीमेरिट है, पहली बात अनसर्टेन है, दूसरी बात बहुत ज्यादा करोगे तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा, भाई देखो गुडविल खराब होगी तुम्हारी। ये सब मेरिट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। तो यार देखो, ट्रेड क्रेडिट नाम में ही लिखा गया है, इसके नाम में ही मतलब छुपा होता है मैक्सिमम चीजों की। क्रेडिट का मतलब आप सब जानते हो, क्रेडिट का मतलब उधार, और ट्रेड का मतलब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी चीज में आप डील कर रहे हो। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एक गारमेंट डीलर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गारमेंट्स की सेल परचेज करता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस गारमेंट्स को बाय करूंगा। तो कई बार मैं जो मेरा, जिससे मैं खरीद रहा हूँ, जो मेरा सप्लायर है, मैं उस सप्लायर को बोलता हूँ यार मुझे आप सामान भेज दो, मैं आपको पैसे कुछ टाइम के बाद दूंगा। तो वो मुझे उधार पे दे देता है। मार्केट में एक सर्कल चलता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार ले आया, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम माल लेने के लिए जाऊंगा तो पिछले के पैसे दे जाऊंगा, नया माल ले आऊंगा, फिर मैं अगली बार जब जाऊंगा तो पिछले के पैसे दे आऊंगा, नया माल ले आऊंगा। ऐसे सर्कल चलता रहता है, सर्कल घूमता ही रहता है। तो इस सिनेरियो में व्हाट एक्चुअली इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट, यानी कि वो उधार जो दिया है वन ट्रेडर ने दूसरे को। द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना, कि जो उधार एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को दे रहा है बिजनेस करने के लिए, उसी को हम ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। याद रखेंगे कि ये बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है, B2B डील होता है यहाँ पे। ठीक है, इट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर। अब आप सोचो, जो खरीदने वाला है वो सामान खरीद रहा है, उधार में खरीद रहा है, उसको भविष्य में सामने वाले के पैसे देने हैं, तो वो अपनी बुक्स में उसको किस नाम से लिखेगा? अकाउंटिंग वाली चीज है तो अकाउंट्स की चीज है। आप खुद सोचो और मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल मैं सामान खरीद के ला रहा हूँ उधार में, तो मैं सामने वाले को अपनी बुक्स में किस नाम से लिखूंगा? मुझे सामने वाले का पैसा देना है ना, तो मैं उसे किस नाम से लिखूंगा? सन्ड्री क्रेडिटर या फिर अकाउंट्स पेबल। तो इट अपीयर्स इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बायर एज सन्ड्री क्रेडिटर्स और अकाउंट पेबल। उसके बाद क्या क्या मेरिट्स होते हैं इसके? नंबर 1, इट इज अ कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड। पहली बात, काफी कन्वीनियंट है। अगर आपकी एक बार क्रेडिट वर्दीनेस बनी होती है तो आपको आसानी से मिल जाता है, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो कन्वीनियंट है और कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि आप कॉन्टिन्यूअसली इस सोर्स से पैसा रेज कर सकते हो। नंबर 2, इट मे बी रीडिली। रीडिली का मतलब आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इट मे बी रेडिली अवेलेबल इन केस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर इज नोन टू द सेलर। अगर आपको अच्छे से जानता है सेलर तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, आसानी से आपको ये मिल जाएगा। इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेते हो, ठीक है, आप लोन लेते हो, अगर आप वो लोन ना चुका पाए तो आपकी संपत्ति बिकनी शुरू हो जाती है, आपके एसेट्स के ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। चार्ज का मतलब एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, एक ऐसी चीज क्रिएट हो जाती है कि अगर आप पे नहीं कर पाए
तो आपके एसेट्स को बेच के वो पैसा वसूला जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, आपके एसेट्स सेफ हैं, आपके एसेट्स पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नहीं भी दे पाओगे तो वो आपका म्यूचुअल बेनिफिट होगा, कोर्ट में केस होगा, जो भी होगा, आपके एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा, आप अपने एसेट्स को कोई गिरवी नहीं रख रहे, कुछ नहीं कर रहे, आप पैसा ले रहे, ठीक है ना। तो इट डजंट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म व्हाइल प्रोवाइडिंग फंड्स। इट नीड्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ये जरूरी होता है सेल्स को प्रमोट करने के लिए। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि अगर आपको सेल करनी है तो आपके पास माल होना जरूरी है, गुड्स होने जरूरी है। अब आपके पास गुड्स ही नहीं होंगे तो माल बेचोगे क्या भाई? तो सेल को बढ़ाने के लिए माल होना जरूरी है, पैसा तो इतना नहीं आ पाएगा। तो आपके पास ये जब होगा, सामान होगा, आसानी से उधार पे सामान मिलेगा, तो सेल्स तो ऑब्वियसली बढ़ेगी ना। तो इट इज नीडेड टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब सारी अच्छी बातें करते रहोगे सर, कुछ लिमिटेशंस भी बता दूं क्या क्या कमियां होती हैं। नंबर 1, availability of easy and flexible trade credit may induce a firm to indulge in over trading। अगर आपको ये कई बार आसानी से मिल जाता है तो कई बार लोग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब अपनी लिमिट से ज्यादा सामान मंगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 100 यूनिट्स बिकती हैं, ठीक है, और मुझे उधार में मिल रही थी, मैंने कहा चल 200 भेज दे यार, मैं पूरी कोशिश करूंगा 200 बेचने की। मुझे पता है मैं नहीं बेच पाऊंगा, मेरी 100 बिकती है, बट क्योंकि उधार मिल रहा है ना, आसानी से मिल रहा है, तो हर कोई चाहता है, ले लिया जी। अब बिकी है नहीं तो बताओ वेस्टेज होगा, पड़ी पड़ी यूनिट्स खराब भी होंगी, उनका वैल्यू भी रिड्यूस होगा। तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, विच इज नॉट गुड। आपको सामान उतना रखना चाहिए जितना आपका बिक जाए, राइट। तो ओवर ट्रेडिंग हो जाती है जिससे आपके रिस्क बढ़ जाते हैं। नंबर 2, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स इसमें अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों का सामान मिल जाएगा उधार में, ऐसा नहीं होता। एक लिमिट तक ही एक सेलर एक बायर को उधार में गुड्स देता है, तो ये एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ठीक रहता है। इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड। ये जनरली एक कॉस्टली, थोड़ा सा महंगा सोर्स है, थोड़ा सा कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड्स है एज कंपेयर टू अदर सोर्सेस। ये क्यों कॉस्टली है सर, किस टर्म्स में कॉस्टली है? देखो कॉस्टली ये इस टर्म्स में है कि पहली बात तो आपको जब आप पैसा दोगे सामने वाले का, तो वो कुछ ना कुछ आपसे वैल्यू बढ़ा के लेगा, है ना। कॉस्टली सोर्स रहता है, आपको ये महंगा पड़ता है, इसमें आपका टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है, क्रेडिट वर्दीनेस भी लगती है, सामने वाला कुछ महंगे में भी देगा आपको सामान, उसके अलावा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा। तो इससे अच्छा तो यार किसी और सोर्स से ले लेते, रिटेन अर्निंग से कर लेते। तो इट इज यूजुअली अ कॉस्टली सोर्स एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज, ठीक है। इतना आपको एग्जाम में लिख के आना यार, मजे में मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अब चलता हूं मैं अगले सोर्सेज पे। अगला सोर्स आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में साउदर्न इंडिया सवाल है, पक्का एग्जाम में आएगा। ये वाला पीपीटी का स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको एग्जाम में आएगा। सबसे पहले क्या? शेयर्स, शेयर कैपिटल। ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई, ठीक है। अब उस कंपनी में मैं अकेला तो पैसा नहीं डालता रहूंगा भाई, मैं कब तक अकेला पैसा डालूंगा? मुझे जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टर्स की, मुझे जरूरत पड़ेगी ऐसे लोगों की जो मेरी कंपनी में पैसा लगा दे, ठीक है। अब कोई भी मेरी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कंपनी है, ठीक है, ये मैं हूं, और मैंने अब इन दो लोगों को बोला कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगा दो, ठीक है। वो मेरी कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे? मैं उन्हें एश्योर करूंगा, मैं आपको कहूंगा कि यार आपके पास पैसा है, देखो मेरे पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा है। आप अगर इस पैसे को बैंक में रखोगे तो बैंक आपको इस पे कितना इंक्रीमेंट करके देगा? 6% मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं होगा। मेरी कंपनी में अगर आप पैसा लगाओगे तो कंपनीज में तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, 10%, 12%, 15%, 20%, 25%, 30%, कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है। बिजनेस का क्या पता कब बढ़ जाए। लेकिन जितना ज्यादा रिवॉर्ड है उतना ही रिस्क भी है, ऐसा भी हो सकता है 0 भी हो जाए। बैंक में तो एश्योर्ड है कि 6% मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए रखते हो तो 1,06,000 करके ही देगा बैंक आपको। कंपनी में ऐसा एश्योरेंस नहीं होता, बट रिस्क है तो यार रिवॉर्ड भी तो बहुत बड़ा है। 30, 35, 40, 50, 100% तक का प्रॉफिट्स होते हैं, 200% तक का एप्रिसिएशन होता है। तो इस सिनेरियो में मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, उसके बदले में मैं आपको मालिक बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कंपनी पूरी की पूरी मेरी है, 100% मेरा है। अगर आप दोनों भी इसमें पैसा लगा देते हो तो 10% मैं आपको दे दूंगा, 10% मैं आपको दे दूंगा, तो मैं 80% का मालिक हो जाऊंगा। 10% आपके, 10% आपके, ठीक है या नहीं है। अब इन्होंने जो पैसा लगाया, इन्होंने उसके बदले में मेरी कंपनी का ये 10% शेयर ले लिया, हिस्सा ले लिया, इसी को आप शेयर बोलते हो, समझे।
तो जो कैपिटल ऑफ द कंपनी है, टोटल कैपिटल है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, तो उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। जैसे कुछ पैसा मैंने लगाया हुआ है, कुछ इन्होंने लगा दिया, कुछ इन्होंने लगा दिया, तो अब 3 पार्ट्स में कैपिटल टूट गई ना, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और उसके बदले में प्रॉफिट का कितना वेटेज मिलेगा, कंपनी में कितना हिस्सा मिलेगा, उसको हम शेयर बोलते हैं। जैसे अब अगर मेरी कंपनी में अब 200 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 200 का 80% मेरा, 10% इनका, 10% इनका, इस तरीके से होता है। तो कंपनी में छोटी छोटी परसेंटेज में शेयर्स बटे होते हैं। समझ में आया? तो कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज नोन एज शेयर। ठीक है, अब शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं सर? शेयर्स होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। सर इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या फर्क है? कुछ खास फर्क नहीं, कुछ भी खास फर्क नहीं है, बहुत बेसिक सा फर्क है। देखो, शेयर में जो पैसा लगाता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं। जो मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा ना, उसको हम शेयर होल्डर बोलेंगे। अब 2 प्रकार के शेयर होल्डर हो सकते हैं, जिनकी अलग अलग 2 प्रकार की सोच हो सकती है। शेयर होल्डर कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, जिनकी अलग अलग सोच हो सकती है, माइंडसेट हो सकता है। सर माइंडसेट का क्या मतलब है? हो सकता है एक शेयर होल्डर बोले कि यार देखो, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना, मैं नहीं चाहता कि मैं 10 रुपए लगा के, मैं नहीं चाहता कि मैं 10 रुपए लगा के 20, 30, 50, 100, 150, 200, 500 कमाऊं। मुझे तो फिक्स चाहिए, मैं तो रिटायरमेंट की एज में हूं, मेरे पास कोई और अर्निंग का सोर्स नहीं है, मुझे तो फिक्स्ड प्रॉफिट चाहिए, है ना? तो शेयर होल्डर, ऐसा शेयर होल्डर जो फिक्स्ड प्रॉफिट मांग रहा है, जो ये बोलता है कि मुझे एक फिक्स परसेंटेज दे दो, आप ज्यादा कमाओगे तो आप ज्यादा रख लेना, यार मुझे तो एक फिक्स दे दो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं उसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब एक बात और याद रखना, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है ना, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। पेप्सोडेंट वाला डेंट नहीं, डिविडेंड, DEND। ठीक है, तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है डिविडेंड का एक फिक्स रेट पे। अब फिक्स रेट का मतलब ये नहीं है कि लॉस होगा तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट होगा मिलेगा तो ही, भाई डिविडेंड का मतलब ही प्रॉफिट है, लेकिन हाँ इसको फिक्स्ड मिलेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने ये बोला कि आपको हम 20 रुपीज फिक्स देंगे, तो अगर सपोज 20 रुपीज का ही प्रॉफिट हुआ तो पहले इसको मिल जाएगा, दूसरे वाले को कुछ नहीं मिलेगा, 0। लेकिन अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो इसको 20 ही मिलेंगे, 80 इसके। तो यार ये तो रिस्की है ना, ये रिस्क भी ले रहा है तो रिवॉर्ड भी उठा रहा है। अगले साल सपोज 200 का प्रॉफिट हो गया तो भी इसके कितने? सिर्फ 20, इसके कितने? 180। ठीक है ना? तो ऐसा शेयर होल्डर जिसको फिक्स डिविडेंड मिलता है उसको आप प्रेफरेंस शेयर बोलते हो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरा इसको क्या होता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब जब कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले पैसा भी इसी को मिलेगा, दोनों शेयर होल्डर्स में से। तो प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? जिनको 2 प्रकार के प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। पहला राइट, उनको डिविडेंड फिक्स रेट पे मिलेगा। दूसरा राइट, उनको जो रीपेमेंट होगा वो भी पहले होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो कैपिटल ये लोग इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलोगे। ठीक है, 2 प्रकार के इनको राइट्स हैं। दूसरे कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स। इक्विटी कौन से होते हैं? पहले तो शेयर्स की डेफिनेशन आ गई, फिर मनी रेज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। लंबे समय के लिए ज्यादातर लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि यार देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी ज्यादा कमाएगी तो मुझे भी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, मैं फिक्स से क्यों सेटिस्फाई हूं? सेटिस्फाई नहीं होना लाइफ में कभी भी, ग्रोथ चाहिए यार, ग्रोथ चाहिए यार। क्या हर इंसान ग्रोथ के लिए काम कर रहा है? तो मुझे एक फिक्स परसेंटेज नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए अगर कंपनी बढ़िया कमा रही है तो यार मुझे भी पैसा दो बढ़िया वाला। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको पैसा इनके बाद मिलेगा, लेकिन ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम होगा तो कम मिलेगा, नहीं होगा तो दोनों को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। यानी कंपनी को अगर कुछ भी डिसीजन लेना है तो अपने शेयर होल्डर को तो बताएगी ना कि हम यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो वोट करके मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, डिसीजन एक थोड़ी ना लेगा, सब लोग वोटिंग करेंगे, जो मेजॉरिटी कहेगी वो होगा, राइट। तो बेसिकली वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास किसी भी प्रकार के कोई भी वोटिंग राइट्स
नहीं होते। नो वोटिंग राइट्स आर गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। वोटिंग राइट्स किसको दिए जाते हैं? इक्विटी को। अब एक सवाल आता है एग्जाम में, क्या सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कभी भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलते? नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसमें कि इनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, तो इन्हें वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। कि कोई ऐसा डिसीजन है जो इन्हीं से रिलेटेड है तो इन्हें वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बेसिक डेफिनेशन मीनिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब कि शेयर कितने रुपए का होगा। इक्विटी में यूजुअली लो होती है, इसकी फेस वैल्यू हाई होती है। प्रेफरेंस महंगा होता है, इक्विटी सस्ता होता है, क्योंकि भाई जिस पे फिक्स्ड पैसा देना है वो तो महंगा ही होगा ना। लेकिन ज्यादातर लोग लेते इक्विटी है क्योंकि हर इंसान ग्रोथ चाहता है ना। रिस्क, ये प्राइमरी रिस्क बेयरर्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा रिस्क होता है। इनका कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है, क्योंकि अगर कंपनी ने कम प्रॉफिट भी कमाया तो भी इन्हें तो अपना फिक्स मिल ही जाएगा ना, है ना। और अगर प्रॉफिट सारा इनको देने में खत्म हो गया तो भी इन्हें मिल जाएगा, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ज्यादा रिस्क तो इनका है। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होता है, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट्स, इनका फिक्स्ड होता है। बस ये याद रखना कि प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। रिफंड ऑफ कैपिटल, जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेट होगी, कंपनी बंद होने को बोलते हैं लिक्विडेशन होना। तो जब कंपनी बंद होगी तो इन्हें आफ्टर प्रेफरेंस, यानी पहले इनको, इनके बाद इन्हें बिफोर इक्विटी। ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड भी पहले किसको मिलेगा? पहले इनको मिलेगा, बाद में इनको मिलेगा। वोटिंग राइट्स इक्विटी में होते हैं, ये गलत है। वोटिंग राइट्स इक्विटी में होते हैं, प्रेफरेंस में नहीं होते, याद रखना। वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते वोटिंग राइट्स। ठीक हो गया जी? क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अब मेरे पास एक नेक्स्ट सोर्स आता है जिसको मैं बोलता हूं डिवेंचर। एक नेक्स्ट सोर्स आता है जिसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर। व्हाट इज डिवेंचर? डिवेंचर क्या होता है? देखो यार, डिवेंचर का मतलब ये होता है पब्लिक से लोन लेना। मैं एज अ कंपनी, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने आपको बोला कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगा दो। आपने बोला यार आपकी कंपनी में पैसा लगा दो तो मुझे क्या दोगे? मैंने कहा मैं आपको शेयर होल्डर बना दूंगा। प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। देखो आपका पैसा डूब भी सकता है, लॉस हो गया तो पैसा डूब जाता है शेयर होल्डर का, समझे। और आपने कहा यार मैं इतना रिस्क क्यों लूं, मैं तो नहीं लेता इतना रिस्क, मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें मुझे फिक्स्ड पैसा मिलता रहे और मेरे पैसा भी सेफ रहे, डूबे ना। मैंने कहा आप एक काम करो, आप मुझे लोन दे दो। लोन तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा ना आपको। आपने कहा फिर आप बैंक से लोन क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा यार बैंक में फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, फिर मैं सिक्योरिटी रखवाऊं कुछ ना कुछ कोलेटरल, उसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, पेपर वर्क है, टाइम वेस्ट होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते, तो बहुत इशू है। बैंक से मुझे लोन नहीं लेना। मैंने आपको बोला आप ही मुझे लोन दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट तो दूंगा ही दूंगा फिक्स। ऑब्वियसली बैंक से लोन लूंगा तो बैंक को भी इंटरेस्ट दूंगा, आपको भी इंटरेस्ट दूंगा। और बैंक में अगर आप अपना पैसा रखते हो तो आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देता है? फॉर एग्जांपल आप मुझे लोन मत दो, मैं कंपनी हूं, आप मुझे लोन मत दो, आप बैंक में अपना पैसा रख दो, बैंक आपको कितना परसेंट देगा? 3.5%, 4%, 5%, बस इतना ही तो है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 8% का इंटरेस्ट, बैंक से ज्यादा, डबल। बैंक में पैसा रखोगे तो 4%, मेरी कंपनी में मुझे लोन दोगे तो मैं आपको 8% दूंगा, तो आप भी राजी। आपने बोला यार ये तो बढ़िया है, और आपका कैपिटल भी नहीं डूबेगा, पैसा डूबेगा भी नहीं, क्योंकि आप मुझे लोन दे रहे हो। लोन तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरी संपत्ति बिकेगी, समझे। इसको हम बोल दिया डिवेंचर। अब डिवेंचर सुनते हो ना तो बड़ा मुश्किल सा शब्द लगता है, कुछ भी डिवेंचर नहीं है। अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक लोन, कंपनी पब्लिक से लोन लेती है तो उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर। ठीक है, तो डिवेंचर बेसिकली क्या होता है? डिवेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है जिसमें कंपनी बोलती है कि हाँ वी हैव टेकन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम यू एंड वी विल रीपे इट ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। हम इसको 5 साल में पे बैक कर देंगे, हम इसको 8 साल में पे बैक कर देंगे, हमें इतने ही टाइम के लिए चाहिए, हम आपको वापस करेंगे। नहीं दे पाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपको एनुअली यूजुअली 6 महीने में मिलता है, साल में 2 बार मिलता है इंटरेस्ट, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आपको हर साल इतना % के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये डिवेंचर है। सर फिर शेयर और डिवेंचर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखो जो शेयर होता है ना वो तो मालिक बन जाते हैं,
प्रॉफिट्स में हिस्सा हो गया, उनका मालिक हो गए, तो शेयर्स को बोला जाता है ओनर्स फंड्स। और डिवेंचर बोरोड फंड्स, ये मालिक नहीं बनते, इन्हें आप मालिक नहीं बनोगे। अगर मैंने आपसे लोन लिया, बस आप मेरे क्रेडिटर हो, मुझे आपको पैसा देना है ना। वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स को होती है, डिवेंचर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती। भाई बाहर वाले को वोटिंग राइट्स क्यों देनी है? कंपनी के डिसीजंस तो इंटरनल लोगों को मिलेगी ना बस। अगला शेयर होल्डर रिस्क बेयरर्स होते हैं, इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता यार, मिनिमम रिस्क लिखा हुआ है लेकिन ऐसा कुछ खास रिस्क होता नहीं है। कंट्रोल किसके पास होता है? शेयर होल्डर्स के पास होता है, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं है कंपनी का। शेयर होल्डर्स को ओनर्स माना जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शेयर होल्डर्स को ओनर्स माना जाता है, डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर माना जाता है। क्रेडिटर मतलब जिसका पैसा देना है हमें भविष्य में। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन का मतलब कि पे बैक कब होगा? शेयर्स पे बैक होते हैं जब कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंडिंग अप के टाइम पे, और इनका पैसा मिल जाता है एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पे, 5 साल, 8 साल, 10 साल। ठीक है जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के साथ कि डिबेंचर्स कितने प्रकार के होते हैं। डिबेंचर क्या होते हैं? अगर जनता से लोन लिया तो उसको डिबेंचर बोलना है। ठीक है, कितना टाइप के डिबेंचर्स होते हैं? सबसे पहले होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर्स। ये क्या है? अरे कोई हमारे साथ मजाक चल रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर्स क्या होते हैं? बहुत बेसिक, जो डिबेंचर्स का पेमेंट पहले होगा वो फर्स्ट डिबेंचर्स, जिनका बाद में होगा वो सेकंड डिबेंचर्स। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने 2 बार लोन लिया है, एक बार 2016 में, एक बार 2018 में, लेकिन पहले मैं 18 वाले का पेमेंट कर रहा हूं, उनको फर्स्ट बोल दूंगा, बाकियों को सेकंड बोल दूंगा। फर्स्ट डिबेंचर्स कौन से होते हैं? डिबेंचर्स दैट आर रीपेड बिफोर अदर डिबेंचर्स आर नोन एज फर्स्ट डिबेंचर्स। सेकंड डिबेंचर्स आर दोज व्हिच आर पेड आफ्टर द फर्स्ट डिबेंचर्स। ठीक है ना, फर्स्ट के बाद जो पे होंगे वो सेकंड, सेकंड से पहले होंगे वो फर्स्ट। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं? देखो, अभी तक आपने जितना भी लोन्स पढ़े हैं, लोन्स होते हैं कि आपके एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट करेंगे ही करेंगे। यानी कि अगर आप कोई भी लोन लेते हो, नहीं चुका पाते हो, तो आपकी संपत्ति बिक जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे डिबेंचर्स जो मेरी सिक्योरिटी पे, एसेट्स पे चार्ज क्रिएट करता है ना, उनको हम बोलते हैं सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड कौन से होते हैं? एक ऐसा लोन जो कि मैंने लोन तो ले लिया लेकिन मेरे एसेट्स उसमें रिस्क फ्री है, मेरे एसेट्स पे कोई भी रिस्क नहीं है, यानी मेरे एसेट्स पे वो चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अनसिक्योर्ड आर दोज व्हिच डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। आपके एसेट्स सेफ है। रजिस्टर्ड और बियरर कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड वो होते हैं जो एक बार किसी के नाम पे रजिस्टर हो गए तो हो गए, वो ट्रांसफर नहीं होंगे आसानी से, मतलब विच आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके डिबेंचर खरीदे तो आपके रजिस्टर में मेरा नाम लिख दिया गया, यानी कि आपने मेरे से लोन लिया और मुझे ही आप पे बैक करोगे, मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो गए, वो जल्दी से चेंज नहीं होंगे, उसे बोलूंगा मैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। बियरर क्या होता है कि मैंने किसी मिस्टर सी को बेच दिया, चिंटू को, उसने किसी चिंटी को बेच दिया, चिंटी ने किसी मंकी को बेच दिया, मंकी ने किसी बंटी को बेच दिया, तो जैसे जैसे आगे आगे जा रहा है ट्रांसफर होता जा रहा है, वो होते हैं बियरर। ठीक है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर ड्यूली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। बियरर डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स व्हिच आर ट्रांसफरेबल बाय जस्ट डिलीवरी। सिर्फ डिलीवर कर दो किसी को, डिलीवर करते ही ट्रांसफर हो गए। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद। नॉन कन्वर्टेबल वो होते हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, डिबेंचर डिबेंचर ही रहेंगे। तो देयर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, फर्स्ट, सेकंड, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये पता होना चाहिए। आइए जी, लीज फाइनेंसिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स का क्या मतलब होता है? अब देखो, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, आप जनता हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो आप उस पैसे को कहाँ जमा करोगे? बैंक में जमा करोगे। मैं एज अ कंपनी आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज बैंक में मत जमा करो, आप अपना पैसा मेरे पास जमा कर दो, मेरे पास डिपॉजिट करा दो। मैं कंपनी में मैं आपका पैसा रखूंगा और मैं आपको ज्यादा रिटर्न दूंगा, बैंक से ज्यादा रिटर्न दूंगा। इसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट क्या है? द डिपॉजिट्स which are raised by the organizations, जो organizations ने लिया है directly from the public, उनको public deposits बोलते हैं। The rate of interest offered on public deposits are higher than bank deposits. बैंक डिपॉजिट से ज्यादा इंटरेस्ट होता है। दोनों का बेनिफिट है, जनता को क्या फायदा है? इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है? कंपनी का क्या फायदा है? बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी सिरदर्दी के आराम से पैसा अरेंज हो गया। ठीक है, क्या मेरिट्स होते हैं? द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट्स इज सिंपल, कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन नहीं होता, काफी सिंपल सा प्रोसीजर है, पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा। नंबर 2, कॉस्ट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ बोरिंग फ्रॉम बैंक्स। बैंक से अगर मैं पैसा बोरो करता हूं तो वहां पे कॉस्ट ज्यादा आती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह का हिसाब किताब अलग बनता है, खर्चे आते हैं कई प्रकार के, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी खर्चा मेरे पास
नहीं आता, तो जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली कम होती है। दे डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सबसे बड़ी बात, मेरी कंपनी के एसेट्स पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा, यानी कि ये एक तरीके से अनसिक्योर्ड है, मैं टेंशन फ्री हूं। अगर मैं टाइम से ना भी चुका पाया तब भी मेरे एसेट्स पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई टेंशन आने वाली नहीं है। As the depositor do not have voting rights, the control of the company is not diluted. डिपॉजिटर के पास किसी भी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं है। वो वोटिंग राइट तब होगा ना अगर वो शेयर खरीदेगा। जिसने डिपॉजिट करा उसके कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, तो मैनेजमेंट पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं आता। कुछ डीमेरिट्स भी होते होंगे। डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहला, इसमें आपको एक बहुत बड़ा फंड कलेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत तो पब्लिक डिपॉजिट हो जाएगा, भाई कोई भी इतना रिस्क क्यों लेगा, कोई भी अपना पैसा बिना सिक्योरिटी के क्यों जमा करेगा। तो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स में प्रूव डिफिकल्ट पर्टिकुलरली व्हेन साइज ऑफ रिक्वायरमेंट इज लार्ज। जब आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपके काम नहीं आएंगे। नंबर 2, इट इज एन अनरिलायबल सोर्स। आप इसको रिलायबल नहीं मान सकते, ट्रस्टवर्दी नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने आपको सपोज प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है मैं आपको पैसा दे दूंगा, जब जरूरत पड़ी मैंने मना कर दिया। रिलायबल नहीं है ये। इट इज एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द पब्लिक में नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी। जब पैसा चाहिए शायद पब्लिक रिस्पॉन्ड ही ना करे। अगला, न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड्स थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। नई कंपनीज को यूजुअली प्रॉब्लम होती है पब्लिक डिपॉजिट से पैसा रेज करने में। क्यों होती है? क्योंकि उनके ऊपर भरोसा नहीं होता, उनके ऊपर यकीन नहीं करता कोई। अब उनके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा तो कोई अपना पैसा क्यों जमा करेगा अनसिक्योर्ड बेसिस पे, है ना। तो नई कंपनीज के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। व्हाट इज कमर्शियल पेपर? सीपी, ऑल्दो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सीपी एक बेसिकली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको इसका पैसा वापस मिल जाएगा। अनसिक्योर्ड होता है, आपके एसेट्स पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं करेगा। एज अ कंपनी बता रहा हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैंने शेयर इशू करे। शेयर इशू करने में या डिवेंचर इशू करने में बहुत सारा खर्चा आता है, जैसे प्रोस्पेक्टस छपवाओ, प्रोस्पेक्टस के बाद एडवर्टीजमेंट कराओ, ब्रोकर को ब्रोकरेज दो, बहुत सारे खर्चे आते हैं। इस खर्चों को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। कंपनीज यूजुअली क्या करती हैं, इन खर्चों के लिए भी कुछ सिक्योरिटीज इशू कर देती हैं पब्लिक में। इन खर्चों के लिए भी पैसा जनता से ही उठा लेती है कि पैसा दे दो फिलहाल, 5-6 महीने में, 7 महीने में वापस कर देंगे, 1 साल के अंदर अंदर। तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अरेंज करके देगा उसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। लाइक मैं कंपनी हूं, मैं आपको बोलूंगा ये मेरा कमर्शियल पेपर है, मुझे 20,000 रुपीज चाहिए और आप प्लीज मुझे दे दो, मैं आपको वापस कर दूंगा 6 महीने के बाद। तो उसको क्या बोल दूंगा मैं? कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय अ फर्म to raise funds for a short period between 90 to 364 days. It is issued by one firm. किससे पैसा ले रहे हैं हम? बिजनेस फर्म से, इंश्योरेंस कंपनी से, पेंशन से, एक्सेट्रा, बैंक से। ये मेरिट डिमेरिट आप एक बार रीड लगा लेना, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कमर्शियल बैंक सब जानते हैं। कमर्शियल बैंक्स बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप किसी भी कमर्शियल बैंक से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, HDFC, ICICI, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, PNB, SBI, किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेने के लिए जाते हो तो उसको बोलते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजीशन एज दे प्रोवाइड फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बैंक गिव्स लोन्स टू ऑल द फर्म्स ऑफ ऑल साइजेस, जैसे कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म लोन होता है, ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म, टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कर देते हैं। अलग अलग प्रकार के लोन्स ये बताए गए हैं। मेरिट्स क्या है अगर आप बैंक से लोन लेते हो? टाइमली असिस्टेंस है, जब भी आपको जरूरत होगी आपको पैसा दे देंगे टाइमली, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। रिलायबल सोर्स है। फॉर्मेलिटीज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करना, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कराना, आपकी बहुत सारा खर्चा बच जाता है, कॉस्ट सेविंग है, ठीक है। लोन फ्रॉम बैंक इज अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। काफी फ्लेक्सिबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो लोन है वो बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, ठीक है। डीमेरिट क्या होते हैं? यूजुअली बहुत लंबे समय के लिए नहीं देते, शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। बैंक में आस्क फॉर सिक्योरिटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो आपसे मॉर्गेज रखवाएंगे, कुछ ना कुछ गिरवी रखवाएंगे, सिक्योरिटी रखवाएंगे और आपका डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपकी कंपनी का प्रॉफिट्स कितना है, कैसे आप काम कर रहे हो, तो आपको इन्हें अपनी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। अगला, कई बार आपको देंगे फंड सिक्योरिटीज के बदले में और कई बार नीडी के पास सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती, तो पैसा जल्दी से अरेंज नहीं होता। ये इसके डीमेरिट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो चीजें जो बैंक्स नहीं है, वो एक्ट करते हैं एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। बहुत सारी बॉडीज होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जिन्हें हम
नॉर्मली एक नॉर्मल आम आदमी उनके साथ डील नहीं करता। छोटे छोटे पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, रूरल डेवलपमेंट में बनाने वाले बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम उन्हें बोल देते हैं। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड दीज इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दे प्रोवाइड बोथ ओन्ड कैपिटल एज लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट्स। ओन्ड कैपिटल यानी ओनर्स फंड्स भी देते हैं और लोन कैपिटल यानी बोरोड फंड्स भी देते हैं। दोनों प्रकार का पैसा आपको देते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक्स। इन्हें डेवलपमेंट बैंक्स भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, अगर डेवलपमेंट बैंक्स आ गया तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लिख के आने। एज देयर मेन एम इज टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए बैंक्स बनाए गए हैं। क्या मेरिट्स है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स नहीं दे रहे, ठीक है। Along with providing funds, they also provide financial, managerial and technical advice. आपको managerial advice भी देते हैं, किस तरीके से बिजनेस होगा, किस तरीके से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। As loan can be repaid in easy installment, it doesn't prove to be much of a burden. आप आसानी से अपना लोन चुका सकते हो, तो आपके ऊपर इतना कोई बहुत बड़ा बर्डन ये क्रिएट नहीं करते। Restrictions, limitations देखते हैं। सबसे पहला, restriction on dividend payment are imposed on the powers of the borrowing company by the financial institution। सबसे पहली चीज, ये आपके डिविडेंड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। कैसा रेस्ट्रिक्शन? ये बोलेंगे अगर आपने हमारे से लोन लिया है तो पहले आप हमारा लोन चुकाओ भाई साहब, पहले आप हमारा लोन पे बैक करो। जब आप लोन चुका दोगे उसके बाद आप डिविडेंड दे सकते हो अपने शेयर होल्डर्स को। तो आपका डिविडेंड यानी जो प्रॉफिट होगा वो आपको बांटने से पहले रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, बोलेंगे पहले हमारा इंटरेस्ट दो, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दो, ठीक है। नंबर 2, दे फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ लोन्स। रिजिड क्राइटेरिया का मतलब इनकी फॉर्मेलिटीज काफी ज्यादा होती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। सिंपल शब्दों में लिख के आना, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। दे मे हैव देयर नॉमिनीज ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कई बार वो अपने कंपनी के मतलब अपने बैंक्स के किसी ऑफिसर को या किसी को नॉमिनी बना देंगे आपकी कंपनी में, कि फॉर एग्जांपल आप लोन नहीं चुका पाओगे तो आपकी कंपनी किसकी हो जाएगी? उनकी हो जाएगी। तो इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस भी लगवा देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है जी। तो कमर्शियल बैंक्स से आप पैसा ले सकते हो। इंटरनेशनल सोर्सेज, देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सोर्सेज फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी प्रोक्योर्ड। इंटरनेशनल सोर्सेज क्या क्या है? अगर आपको इंटरनेशनल फाइनेंस लेना है, इंडिया के बाहर से पैसा लेना है, अभी तक इंडिया की बात कर रहा था मैं, चाहे रिटेन्ड अर्निंग हो, पब्लिक डिपॉजिट हो, ट्रेड क्रेडिट हो, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कमर्शियल पेपर हो, सब इंडिया से पैसा आ रहा था। इंटरनेशनली भी तो पैसा ले सकते हो आप, भारत के बाहर से भी तो पैसा ले सकते हो। तो वहां पे क्या ऑप्शन है? सबसे पहले कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन लोन्स देते हैं कमर्शियल बैंक्स। इंटरनेशनल एजेंसीज जैसे IFC है ना, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये भी हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स का मतलब एक तरीके से स्टॉक मार्केट्स, शेयर मार्केट्स, वहां से भी आप पैसा उठा सकते हो। कैपिटल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट समझ लो फिलहाल यहाँ पे। कमर्शियल बैंक, इंटरनेशनल एजेंसीज, शेयर मार्केट्स, ये 3 ऑप्शन है अगर आपको इंटरनेशनल पैसा रेज करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर जो कि है GDR, ADR, IDR और FCCB। बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, GDR, ADR, IDR और FCCB। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि एक कंपनी है, सपोज DC कंपनी का नाम है। एक कंपनी है DC और इसको पैसा चाहिए, ठीक है, इसको पैसा चाहिए, लेकिन इसको इंडिया से पैसा नहीं मिल रहा। सपोज ये इंडिया है और इंडिया से ये ऑलरेडी पैसा ले चुका है या इसको पैसा अब नहीं मिल रहा, तो इसने सोचा अब मैं पैसा किससे लूं? इसने बोला कि लेट्स अप्रोच समवन आउटसाइड इंडिया। इसने मिस्टर जॉन को बोला, जॉन और जैक को बोला कि प्लीज क्या आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओगे? आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओगे? उन्होंने कहा लगा तो दें, लेकिन आप हमें शेयर कैसे दोगे? आपके शेयर्स तो रुपीज में हैं, हमें तो डॉलर में चाहिए भाई, रुपीज में नहीं काम चलता, हमें किस में चाहिए? डॉलर में चाहिए। तो क्या मुझे अब अपने शेयर्स को कन्वर्ट करना होगा डॉलर्स में? क्योंकि इन्हें तो डॉलर में चाहिए, मेरे पास रुपीज में है। मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं जाऊंगा एक बैंक के पास जो ये काम करता हो। मैं अपने लोकल करेंसी शेयर ले जाऊंगा। यहाँ पे लोकल करेंसी शेयर, मैं अपने लोकल करेंसी शेयर लेके जाऊंगा इस बैंक के पास। इस बैंक का नाम होता है डिपॉजिटरी।
तो इस बैंक को क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। ये बिल्कुल बैंक की तरह काम करता है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ बैंक। डिपॉजिटरी, ये डिपॉजिटरी क्या करेगा, मेरे से शेयर्स ले लेगा और इन शेयर्स के बदले में मुझे डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे देगा। मुझे इन शेयर्स के बदले में क्या दे देगा? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ना, इनको मैं यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेट कर सकता हूँ। इनको मैं यूएस डॉलर्स में उन्हें जॉन को, जैक को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि शेयर्स तो मेरे इंडियन रुपी में थे, लेकिन जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है ये मैं यूएस डॉलर्स में दे सकता हूँ। इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को क्या बोलते हैं हम? इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को बोलते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो अगर आपको इंटरनेशनल बाहर से पैसा उठाना है तो उस केस में आपका इंडियन शेयर नहीं चलता, आपको पहले अपना शेयर लेके डिपॉजिटरी के पास जाना होगा। डिपॉजिटरी आपको उसके बदले में डिपॉजिटरी रिसिप्ट देगा। वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट डॉलर्स के टर्म्स में चल जाती है, उसको बोला जाता है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक इंडिविजुअल निकल के आया जिसका नाम था बॉब। मैंने बोला बॉब से भी पैसा लूंगा। मैं बॉब के पास गया, मैंने कहा मिस्टर बॉब मुझे पैसा दे दो। आप कहाँ से हो? इसने बोला मैं अमेरिका से हूँ, आई एम फ्रॉम अमेरिका। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे से जीडीआर ले लो और मुझे प्लीज पैसा दे दो। इसने कहा नहीं, हमारे यहाँ जीडीआर नहीं चलता। मैंने कहा यार जीडीआर तो सब जगह चलता था। इसने कहा हाँ, लेकिन क्योंकि मैं अमेरिका से हूँ, हमारा खुद का अपना डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। हमारे डिपॉजिटरी रिसिप्ट का नाम है एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो बेसिकली जीडीआर और एडीआर में क्या फर्क होता है? सर कुछ भी फर्क नहीं होता, दोनों एक ही बात है। बस एडीआर क्या है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सिटीजन को इशू करा जाता है। इट इज इशूड ओनली टू अमेरिकन सिटीजन, बाकी सब प्रोसीजर सेम है, ठीक है। अब ऐसा क्या बना, मेरा दिमाग चल गया। मैंने कहा यार ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इन लोगों को, जैसे हमें इनसे पैसे की जरूरत पड़ी है, हो सकता है इन्हें भी हमारे से पैसे की जरूरत पड़े। जॉन हो, जैक हो, बॉब हो, इन्हें भी हमारे से पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर अब इन्हें हमारे से पैसा लेना है तो फिर हम भी जीडीआर भी नहीं चलाएंगे, एडीआर भी नहीं चलाएंगे। हम कहेंगे भाई अगर हमारे से पैसा लेना है ना तो आईडीआर चलेगा, फिर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो हमारे पास टोटल जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, मतलब अगर इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लेना है तो कितने प्रकार की हो गई? 3। जीडीआर जो ग्लोबली चल जाए, अगर आपने अमेरिकन सिटीजन से पैसा लेना है तो एडीआर, अगर किसी बाहर वाले को इंडियन सिटीजन से पैसा लेना है तो आईडीआर। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? देखो जीडीआर में क्या लिखा है, द लोकल करेंसी शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर डिलीवर्ड टू डिपॉजिटरी बैंक्स। जो लोकल शेयर्स हैं वो डिपॉजिटरी बैंक को जाएंगे। डिपॉजिटरी बैंक इशूड डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इनके बदले में डिपॉजिटरी रिसिप्ट देता है। सच रिसिप्ट्स डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स इज नोन एज जीडीआर। 3 पॉइंट्स बना के आना, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। जीडीआर एक इंस्ट्रूमेंट है इशूड अब्रॉड इशू करा जाता है बाय इंडियन कंपनी टू रेज फंड्स इन सम फॉरेन करेंसी। होल्डर ऑफ जीडीआर, एक जीडीआर होल्डर उसको किसी भी टाइम, एट एनी टाइम कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स, कभी भी कन्वर्ट कर सकता है। जीडीआर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये याद रखेंगे। दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। सिर्फ डिविडेंड मिलता है उन्हें और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, यानी जो इनके पैसे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं होता। व्हाट इज एडीआर? Depository receipt issued by a company in USA are known as ADR. ADR and bought and sold in American markets and it is similar to GDR, बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ अमेरिकन सिटीजन को इशू करा जाता है। Similarly IDR एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होता है। हम पहले डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे थे ना, हम इंडियन रुपीज में होगा तो उसको क्या बोलना है? IDR। It is created by an Indian depository to enable a foreign company to raise funds from India. इंडिया से उठाना है तो IDR लेना पड़ेगा, ठीक है। IDR is a specific Indian version of GDR except the fact that it is issued only to an Indian citizen. सिर्फ इंडियन सिटीजन को चलेगा, ठीक है। अब चाहे ADR हो, चाहे GDR हो, चाहे IDR हो, ये तीनों ही ऑनर्स फंड्स हैं एक तरीके से। ये शेयर होल्डिंग है कि अगर पैसा उठा रहे हैं तो आपकी कंपनी में शेयर होल्डिंग मिल रही है इन्हें। सर डेट कैपिटल भी तो चाहिए होगा बाहर से, अगर कर्जा लेना हो तो क्या चलेगा? ये तो हो गया शेयर इशू करना, ओनर्स फंड्स लेना। लेकिन अगर मैं मालिक नहीं बनाना चाहता अपनी कंपनी में, फिर क्या चलेगा? फिर चलेगा डिबेंचर। लेकिन डिबेंचर तो इंडिया में होता है। क्या जैसे शेयर को जीडीआर, एडीआर, आईडीआर बोलते हैं, वैसे डिबेंचर को भी कुछ और बोलते हैं क्या फॉरेन में? यस। डिबेंचर के लिए क्या वर्ड यूज होता है? FCCB,
फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बेसिकली हम डिबेंचर्स को ही बोलते हैं, बस फर्क इतना सा होता है कि बॉन्ड्स में यूजुअली ये डिस्काउंट पे इशू करे जाते हैं, यानी सस्ते में मिलते हैं और पूरे पे इनका पेमेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल 10,000 का बॉन्ड है तो आपको 8,000 में मिल जाएगा और आपको पैसा कितना वापस मिलेगा, पूरे 10। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 10,000 का लोन लिया तो मैं आपको 10 ही वापस करूंगा ना, इंक्लूडिंग साथ में इंटरेस्ट भी दूंगा। बॉन्ड्स में क्या होता है, मैं आपसे 8,000 का लोन लूंगा लेकिन आपको वापस करूंगा 10, तो 2,000 जो है ना वो आपकी कमाई है, इंटरेस्ट नहीं होता इन पे। ठीक है, क्या लिखा है, दीज बॉन्ड्स आर इक्विटी लिंक्ड डेट सिक्योरिटीज, ये कर्जा लिया जा रहा है, that are to be converted into equity or deposit receipt after a specified periods. FCCBs are issued into a foreign currency and carried a fixed interest rate, इनका fixed interest rate होगा। FCCBs are listed and traded in a foreign exchange and are very similar to convertible debentures. ये बिल्कुल लगभग convertible debentures जैसे होते हैं। Basically ADR, GDR, IDR में आप ऑनर्स फंड्स रेज कर रहे थे, इसमें आप बोरोड फंड्स रेज कर रहे हो, FCCB। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे फंड्स रेज करने हैं तो मुझे क्या क्या सोच के फंड रेज करने होंगे, क्या क्या चीज माइंड में रखनी है। सबसे पहले कॉस्ट, भाई जिसका भी सबसे कम कॉस्ट आ रहा होगा, सबसे सस्ता यूजुअली डिबेंचर या रिटेन्ड अर्निंग्स को बोलते हैं हम, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर डिबेंचर। ठीक है, कॉस्ट सबसे कम जिसमें आए वो ले लो। उसके बाद आप देखो कि आपकी कैसी स्ट्रेंथ है। भाई फॉर एग्जाम्पल आप अभी कर्जे में हो, ऑलरेडी बहुत कर्जे में हो, इस सिनेरियो में डिबेंचर लेना तो अच्छा नहीं रहेगा ना, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखो क्या है। कंट्रोल, अगर आपको कंट्रोल बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शेयर इशू कर दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कंट्रोल बस मेरा ही होना चाहिए तो फिर डिबेंचर इशू कर दो। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप क्या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो, आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप कंपनी हो, आप सोल प्रोप्राइटर तो शेयर इशू नहीं करेगा ना, सोल प्रोप्राइटर तो लोन ले सकता है पब्लिक से, या पब्लिक से भी नहीं बैंक से। ठीक है, टैक्स बेनिफिट्स, जिसमें आपको सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स दिखे उसमें चले जाना, जैसे डिबेंचर में टैक्स सेव होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें आप फ्लेक्सिबल हो, जिसमें आपको इजी टर्म्स एंड कंडीशंस लगे उसमें आप चले जाना। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिन्हें आपको सोचना है बिफोर टेकिंग एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ हमारा सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कंप्लीट हो जाता है और अब हम आगे चलते हैं आने वाले दूसरे नए चैप्टर्स की तरफ। लेट्स बिगिन विद स्मॉल बिजनेस। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मीनिंग के साथ कि व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आप किस इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलोगे? तो इसकी जो डेफिनेशन दी गई है एज पर दी IDRA यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इसमें दिया गया है कि हम एक इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तब बोलेंगे अगर वो रखता है नॉट मोर देन 50% वाइल यूजिंग पावर, यानी अगर वो मशीनें वगैरह यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं तो उसमें 50 से ज्यादा लोग काम नहीं करने चाहिए। और अगर वो सब कुछ हाथ से करते हैं, पावर यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर 100 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो अगर आप पावर यूज करते हो तो आपके अंदर मैक्सिमम 50 लोग काम कर रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप पावर यूज नहीं करते तो मैक्सिमम 100 लोग काम कर रहे हैं, और जिसके अंदर आपका जो कैपिटल एसेट्स है, जो इन्वेस्टमेंट है, इट शुड नॉट एक्सीड ₹5 लाख, 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी करंटली ये जो लिमिट हो गई है, ये करंट लिमिट 1 करोड़ हो गई है। तो आप दोनों चीज एग्जाम में लिखाना, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एग्जाम में जब आप लिख के आओगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है, तो लिखेंगे दीज आर द वंस in which not more than 50% are employed while using power and not more than 100% are employed without the use of power, and which the capital investment limit should not exceed ₹5 lakh, but currently it stands at ₹1 करोड़। ठीक है, अभी फिलहाल 1 करोड़ तक को स्मॉल बिजनेस ही बोला जाता है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? अब ये तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन हो गई। फिर हमें एक और एक्ट देखने को मिला जिसको बोलते हैं हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, MSMED, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। इस एक्ट ने आपकी सभी इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने बोला कि एक होंगी मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, और एक होंगी सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, या आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे या आप सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, है ना। तो इसने बोला कि MSMED एक्ट में 2 चीजें आ सकती है, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या सर्विस इंडस्ट्रीज। अब इसमें इसने इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर दिया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम। आपको लिमिट याद करनी है, पैसे की लिमिट, इन्वेस्टमेंट लिमिट याद करो मेरे साथ साथ, 25, 5, 10, 10, 2, 5। क्या बोला मैंने? 25, 5, 10,
10 2 5, 25 5 10, 10 2 5। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है, अब बस शुरू के 2 में लाख लिख लेना और बाकी सब करोड़। शुरू के 2 में लाख आ गया, बाकी में करोड़ आ गया। आप देखो, अगर कोई इंडस्ट्री, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अगर कोई इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है और उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट 0 से 25 लाख तक है तो वो माइक्रो कहलाएगी। ठीक है, 25 लाख से ज्यादा है, 5 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कहलाएगी। 5 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है तो वो मीडियम कहलाएगी। 10 करोड़ से भी ज्यादा है फिर ऑब्वियसली लार्ज में चली जाएगी। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम 25 5 10। अगर पैसा 25 लाख तक लगा है माइक्रो, 5 करोड़ तक लगा है स्मॉल, 25 से ऊपर ऑब्वियसली, 5 से ऊपर 10 से नीचे तो मीडियम, उससे ज्यादा तो फिर लार्ज, है ना। इफ यू आर इन सर्विस सेक्टर, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आप में इक्विपमेंट कितने के हैं? अगर वो 10 लाख तक के हैं माइक्रो, 10 लाख से ज्यादा 2 करोड़ तक के हैं स्मॉल, 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक के हैं मीडियम। तो MSMED एक्ट ने पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, मैन्युफैक्चरिंग अलग, सर्विसेज अलग। मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, 25 5 10, 10 2 5, बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके चलना। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो माइक्रो में 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 25 5 10। अगर आप सर्विसेज में हो तो इट डजंट एक्सीड 10 2 5, 10 2 5। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सर्विसेज में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, ये बेसिक प्रोसीजर है। 25 5 10, 10 2 5, डन। MSMED हो गया। इसके बाद एक छोटी छोटी 2 इंडस्ट्रीज और आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलेज इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? जो विलेजेस में होंगी, ऑब्वियस सी बात है। विलेज इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्री लोकेटेड इन रूरल एरियाज which produce any goods or services with or without the use of power and in which, इनके अंदर जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है पर हेड इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कहीं पे भी इसकी एक फिक्स लिमिट नहीं दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको समय के साथ ऊपर नीचे करता रहता है क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलता रहता है, तो समय के साथ इनकी लिमिट स्पेसिफाई कर दी जाती है। तो अगर डिफाइन करने के लिए आ गया, वैसे आएगा नहीं, तो आप इसी को एज इट इज लिख दोगे कि विलेज इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो रूरल एरियाज में होंगी, कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाती हैं विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर, और जिसके अंदर जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा समय के साथ। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी सर? कॉटेज इंडस्ट्रीज को ही रूरल इंडस्ट्रीज बोलते हैं और इन्हीं को ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज में हमारे पास ये सब फीचर्स होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर द इंडस्ट्रीज विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज। एक इंडिविजुअल चला रहा है अपने पैसे से। दे नॉर्मली यूज फैमिली लेबर, उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, लेबर कर रहा है, लोकल अवेलेबल टैलेंट या जो लोकल आसपास टैलेंट है वो लगा हुआ है। इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है वो बहुत सिंपल है, कोई हाईटेक मशीनें नहीं है इनके पास, बहुत सिंपल सी इंडस्ट्रीज है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी कम है, छोटा सा पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, और सिंपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने ही प्रीमिसेस में बनाते हैं और अपनी ही पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बनाते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज को अगर डिफाइन करना हो तो लोकल एक इंडिविजुअल चला रहा है अपने रिसोर्सेज से, फैमिली लेबर यूज हो रहा है, इक्विपमेंट सिंपल है, छोटा सा हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी है, घर में ही वो सब कुछ बनाता है और प्रोडक्शन करके देता है, इसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, याद कर लेना, साथ साथ समझते चलो और लर्न करते चलो। ठीक है, देन वी हैव रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में स्मॉल बिजनेस क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, मेजर पोर्शन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, यानी कि जितनी भी टोटल इंडस्ट्रीज हैं उसमें 90 से 95% इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। देखो मतलब कितने लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है अपने रोजगार के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने घर को चलाते हैं वो इंडस्ट्रीज में काम करके, और इंडिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्री सिर्फ 5% तक है। 90 से 95% इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट है ना। नंबर 2, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, पहला कौन सा है? एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के बाद हमारे देश में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो स्मॉल इंडस्ट्रीज है। तो आफ्टर एग्रीकल्चर स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सर कैसे प्रोडक्ट, जैसे कि छोटे छोटे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे हैंडलूम प्रोडक्ट्स, बहुत सारे गारमेंट्स, बहुत सारे शूज,
हर चीज जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो सब स्मॉल बिजनेस से आई है कहीं ना कहीं। तो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। सर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो लार्ज इंडस्ट्रीज तो वहां लगेंगी ना जहां पे उनका फायदा है, जहां पे उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है, जहां पे उन्हें लेबर मिलती है, जहां पे उन्हें पानी बिजली ये आसानी से मिलता है। अब वो तो कुछ एरियाज ही हैं हमारे देश में, फिर बाकी एरियाज कैसे डेवलप होंगे? उन एरियाज को डेवलपमेंट करने में मदद करती हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, ये हेल्प करती हैं स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने में, स्मॉल बिजनेसेस को डेवलप करने में, और हर एरिया का बैलेंस डेवलपमेंट होता है। तो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, स्मॉल बिजनेस हमें अपॉर्चुनिटीज देती है एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एक नया आइडिया जिससे आप बिजनेस बना सकते हो, जिससे आप ग्रो कर सकते हो, और आपको बड़े लेवल पे करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे लेवल पे कर लो। तो स्मॉल बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्रीज आपको मौका देती है, आप अपनी स्किल दिखाओ, आप अपना टैलेंट दिखाओ और आप बिजनेस डेवलप करो। ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, काफी सस्ता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी सस्ता पड़ता है और हर घर तक पहुंच जाता है। दैट इज वाई स्मॉल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोल आपको जरूर एग्जाम में लिख के आना है, अगर आया तो। प्रॉब्लम्स क्या है सर? क्या स्मॉल इंडस्ट्रीज को कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं? जी हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उन सभी प्रॉब्लम्स की एक मेजर प्रॉब्लम है जिस वजह से बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन सी मेजर प्रॉब्लम है? फाइनेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस। इनके पास पैसा नहीं है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, छोटे लेवल पे काम करते हैं, फाइनेंस नहीं है। अब फाइनेंस नहीं है तो इसी से और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दे आर नॉट एबल टू बाय गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस। उनके पास पैसा ही नहीं है तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? क्वालिटी उनकी काफी डिग्रेडेड होती है, उनके प्रोडक्ट्स कंपीट ही नहीं कर पाते क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। अच्छी क्वालिटी के कैसे मिलेंगे? ना उनके पास अच्छी रॉ मटेरियल है, ना उनके पास मशीनें हैं, ना उनके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है। कैसे बनेगा? क्वालिटी लो रहती है। चौथी प्रॉब्लम लेबर की, लेबर को पैसा नहीं दे पाते, फिर से फाइनेंस का इशू है। दैट इज वाई लेबर भी इनके पास अच्छी अवेलेबल नहीं होती। मैनेजरियल स्किल्स मतलब मैनेज कौन करे इन बिजनेस को? बड़े बड़े कंपनीज को कौन चला रहे हैं? MBAs, यहाँ पे मैनेज करने के लिए कोई है ही नहीं, तो मैनेजरियल स्किल्स की भी कमी रहती है। टेक्नोलॉजी, दे लैक टेक्नोलॉजी, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस वजह से टेक्नोलॉजी ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, डेवलप नहीं हो पाते, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनके पास आफ्टर फाइनेंस। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। अब सरकार ने कैसे मदद करी स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को? इन्हें सरकार ने कैसे मदद करी? तो अगर एग्जाम में आएगा कि गवर्नमेंट ने कैसे मदद करी, तो आप बोलोगे दो तरीके से मदद करी। एक तो गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई इनके डेवलपमेंट के लिए, और स्कीम्स में हमारे सिलेबस में बस दो स्कीम्स हैं, NSIC और DIC, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। और दूसरा, गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स दे दिए। इंसेंटिव्स कौन कौन से दिए? ये हमारे इंसेंटिव्स हैं। तो एग्जाम में ये चार्ट बना के आना कि गवर्नमेंट असिस्टेंस दो प्रकार से हुआ। एक, गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई इन्हें डेवलप करने के लिए, स्कीम्स है NSIC और DIC, और गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स भी दिए हैं। इंसेंटिव्स कौन कौन से दिए हैं? जैसे सबसे पहले जमीन, गवर्नमेंट आपको लैंड दे रहा है कंसेशनल रेट पे, इंस्टॉलमेंट्स पे आप जमीन लो, फैक्ट्री सेटअप करो, इंडस्ट्री सेटअप करो, डेवलपमेंट के लिए काम करो। पावर, आपको कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोवाइड करा जाएगा सो दैट आपकी मशीनें चल पाए। वाटर, पानी दिया जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे, आपसे कोई भी टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे एक्स्ट्रा। सेल्स टैक्स में तो अब GST आ जाता है, आपको इनिशियल ईयर्स में कोई GST नहीं देना, टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। रॉ मटेरियल आपको सस्ते में प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। फाइनेंस, आपको इजी लोन्स मिलेंगे, आसानी से लोन मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, सो दैट आप अपना बिजनेस डेवलप कर पाओ। तो ये सब इंसेंटिव्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें लैंड, पावर, वाटर, GST, रॉ मटेरियल, फाइनेंस, ये सब बेनिफिट्स। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं स्कीम्स की तरफ कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि सबसे पहले नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता था बट डिलीटेड है। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो बैंक है उसको नाबार्ड बोलते हैं। इट वाज सेटअप इन 1982 ताकि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हो पाए। ऐसे ही RSBDC, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, स्मॉल बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, ये भी डिलीटेड है। ये आपके सिलेबस में है दोनों, NSIC और DIC। NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये स्कीम सबसे पहले आई थी। NSIC सबसे पहले आया था, कब आया था? 1955 में। देखो, NSIC एक स्कीम है जो 1955 में आया, जिसका मकसद था
टू प्रमोट, एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस। इसने बोला कि हम प्रमोट करेंगे, आगे लेके जाएंगे, हेल्प करेंगे, एड करेंगे एंड फॉस्टर, टू प्रमोट, एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस इन द कंट्री। ठीक है, एनएसआईसी ने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करे? सबसे पहले आपको सप्लाई करा इसने इंपोर्टेड मशीनें, इंडिजीनियस मतलब कि जो काफ़ी यूजफुल आपके लिए, काफ़ी समय से रिक्वायर्ड और बढ़िया टेक्नोलॉजी की इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन्स, आपको मशीनें दी हायर परचेज टर्म्स पे। हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट्स पे। एनएसआईसी की तरफ से आप मशीनें ले लो और धीरे धीरे पे करते रहना। सिमिलरली आपको अच्छा रॉ मटेरियल दिया, आप वो जो रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम थी ना वो भी सॉल्व कर दी, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल। आपके लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए जिसमें आपको बताया जा सके कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करके आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है उस सब चीज़ों को सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। सिमिलरली लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पे, कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज अपग्रेड हो रही हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं काफ़ी आगे बढ़ने में। तो एनएसआईसी सेटअप हुआ 1955 में, जिसका मकसद था टू प्रमोट करना, एड हेल्प करना, फॉस्टर तेजी से बढ़ाना ग्रोथ को स्मॉल बिजनेस की। क्या क्या मदद करी? इंडिजीनियस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल दिया, इंडिजीनियस इंपोर्टेड मशीनें दी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स डेवलप करे, अवेयरनेस बिल्ड करी लोगों में ताकि वो जान सके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस के बारे में। इसने एक स्कीम भी चलाई थी जिसको बोलते थे हम क्रेडिट रेटिंग स्कीम। वो यहाँ पे नहीं लिखा, आप किताब पढ़ोगे तो लिखा होगा, जिस बेसिस पे लोगों को अवेयर करते थे अबाउट क्रेडिट, पैसे के बारे में, और रेटिंग्स देते थे कि आप जितना अच्छा काम करोगे उतना इजीली आपको क्रेडिट मिलेगा। तो लोग काफ़ी अच्छे से काम करने लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम आया कि ये जो पूरा एनएसआईसी स्कीम है ये नेशनल लेवल से काम कर रहा था। अब नेशनल लेवल से काम कर रहा था तो छोटे छोटे शहरों में पहुंच ही नहीं पाता था। तो 1955 के बाद 1978 तक, यानी कि लगभग 20-22 साल के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ये पूरे एक एक कोने तक पहुंचने के लिए वर्थ नहीं है, हमें कुछ नया बनाना होगा। तो एक नया स्कीम बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? डीआईसी। डीआईसी वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 May 1978, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 May 1978, जिसका पर्पस था एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखो ये सेंट्रल, वो तो नेशनल लेवल पे काम कर रहा था, लेकिन इसका था एक इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क दैट टू एट द district level 1 May 1978 में with the aim to provide an integrated administrative framework at the district level. It provides all the services, सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, सपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था एंटरप्रेन्योर्स को ताकि वो सेटअप करें स्मॉल और विलेज इंडस्ट्रीज। ये क्या क्या कर रहे थे? आपको बढ़िया बढ़िया स्कीम्स दिलवा रहे थे, आपको पैसा प्रोवाइड करा रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बना रहे थे। फिजिबिलिटी का मतलब कि आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, क्या पोटेंशियल है आपका। सिमिलरली आपको रॉ मटेरियल और अदर एक्सटेंशन सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये हमारा डीआईसी था। वो 55 में, 1978 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, साउदर्न इंडिया सवाल है दोनों, एनएसआईसी और डीआईसी। इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना, पक्का आएंगे एग्जाम में। और वो 55 में, 78 में, पर्पज लगभग दोनों का वही, स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करना, अलग अलग तरीके से हेल्प कर रहे थे। ये हमारा एक पार्ट चैप्टर का खत्म हो जाता है। अब आता है दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? उसे सीखने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि एंटरप्रेन्योर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने देखा कि बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने एक कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करा कि आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। मैंने कोई ऐप बनाया, मैंने कुछ और बनाया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया, उससे मैंने कुछ पैसा भी जनरेट कर लिया, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया और आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर दिया। तो मैंने अपने माइंड से, अपने आइडिया से कोई बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी में उसको सॉल्व करा और पैसा भी जनरेट कर लिया। तो आई एम नॉट ओनली अ बिजनेसमैन, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। समझे? तो एंटरप्रेन्योर कौन है? Who is a person who set up a business, जो एक बिजनेस सेटअप कर रहा है, टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क भी लेगा फाइनेंशियल का, प्रॉफिट्स भी अर्न करेगा और किसी ना किसी का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगा, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? वो पूरा प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है उसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलूंगा। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ईदर एक इंडिविजुअल या पूरी टीम, हो सकता है मैं फाउंडर हूं, मेरा कोई को फाउंडर हो, मेरी कोई टीम हो, या तो मैं अकेला या मेरी पूरी टीम आइडेंटिफाई करेगा एक अपॉर्चुनिटी को, एक प्रॉब्लम को, और एक्वायर करेगा सारे रिसोर्सेस ताकि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए, बिजनेस कर पाए और उसे ग्रो कर पाए। इसी को एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है एंटरप्रेन्योर से? वो एक प्रोसेस को अंजाम देता है जिसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, और उससे एक एंटरप्राइज बन के आती है, एक एंटिटी बन के आती है। ठीक है?
क्या फीचर्स होंगे एंटरप्रेन्योरशिप के? ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसा कमाने के लिए करी जाती है। डायनामिक, समय के साथ चेंज होता है, बिल्कुल लेटेस्ट चीजों पे बेस्ड होती है। डायनामिक का मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट। रिस्क, कोई भी बिजनेस हो रिस्क उसके अंदर होता ही है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। पीपल विद हाई कॉम्पिटेंस, इसके अंदर आपको काफी लोग देखने को मिलेंगे जिन्हों हाई कॉम्पिटेंस रखते हैं, हाई नॉलेज रखते हैं, काफी ज्ञान रखते हैं। तो पीपल विद हाई कॉम्पिटेंस आर इन्वॉल्व इन दिस। पर्पसफुल एक्टिविटी, मैंने बताया ना, आप कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपका कुछ ना कुछ पर्पस होगा जरूर, तभी ये हो पाएगा। ठीक है जी। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हमें क्यों जरूरत है, सरकार क्यों इतना प्रमोट कर रही है एंटरप्रेन्योर्स को? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये, है ना। अब अगर मैं कोई बिजनेस खड़ा करूंगा तो मैं 10, 20, 25, 30 लोगों को, और बड़ा होगा तो पता नहीं कितने लोगों को काम दे दूंगा। हमारे बहुत सारे फूड डिलीवरी एप्स हैं जो कि घर घर तक लोगों के खाना पहुंचा रहे हैं, तो कितने उनके राइडर्स हैं जिन्हें काम मिला है। शायद उन्हें कहीं और जॉब नहीं मिल रही थी लेकिन अब उन्हें मिल गया ना। तो एक बिजनेसमैन ने, एक एंटरप्रेन्योर ने दिमाग लगा के काफी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। नंबर 2, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही हर एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया करते हैं ये लोग, तो काफी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव देखने को मिलते हैं हमें। कंपीट इन इंटरनेशनल मार्केट, फिर हम इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपीट कर सकते हैं। हम कहेंगे हमारा भारत देश भी पीछे नहीं है, हमारे पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, दिमाग है तेज। सोशल बेनिफिट, समाज को तो बेनिफिट्स होंगे ही, जब पैसा कमाएंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वेल्थ बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, कितना फायदा होगा समाज को, है ना। ये सब नीड है, दिस इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे है, हाउ द एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस? सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले आपको करना पड़ता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सबसे पहले क्या करना होगा? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? आप खुद को चेक करो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपकी क्या स्किल्स है, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या टेस्ट है, आप क्या करना चाहते हो, आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। सबसे पहले यू नीड टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि आप कहां से बिजनेस बना सकते हो, आपका माइंड वैसा है भी या नहीं है, भूख कितनी है तुम्हारे अंदर। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड, फिर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आपको लग गया कि हाँ मैं बिजनेस पर्सन हूं, फिर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिला, जैसा फॉर एग्जांपल मैं गया टाटा के साथ, ऐसा हुआ टाटा एक बार कहीं पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक फैमिली एक स्कूटर पे जा रही है और बहुत तेज बारिश आ गई और वो बेचारे सारे भीग गए, बच्चे का एग्जाम था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि व्हाई डोंट यू टेक अ कार, व्हाई डोंट यू बाय अ कार? उन्होंने बोला गाड़ी बहुत महंगी है। तो टाटा ने बोला मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा, छोटी गाड़ी, जिससे एक आम आदमी भी बाय कर पाए और इजीली अवेलेबल हो जाए और छोटी गाड़ी शहर में चलती रहे। दैट इज व्हाई दे इन्वेंटेड नैनो। उन्होंने नैनो का डेवलपमेंट किया। अलग बात है प्रोजेक्ट पास होना फेल होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वहां से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, है ना। उसके बाद हम इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन का मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिटेल में चेक करते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी और है इसके आसपास। फिर उसमें से जो बेस्ट होगा उसका असेसमेंट करेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, कितना कितना हम काम कर सकते हैं, कितना कितना हम काम नहीं कर सकते। देन अब बिजनेस किससे होगा? बिजनेस पैसे से होगा, बिना पैसे के तो बिजनेस नहीं होगा। तो आपको पैसा रेज करना पड़ेगा, बैंक से लो, कोई इन्वेस्टर ढूंढो। तो स्टार्टअप के लिए कैपिटल चाहिए। स्टार्टअप का मतलब जब इनिशियल स्टेज में कोई बिजनेस होता है ना, उसको स्टार्टअप बोलते हैं। कोई कंपनी इनिशियल स्टेजेस में है तो उसको स्टार्टअप बोलना है, उसके इनिशियल 7 ईयर्स तक। उसका कैपिटल रेज करो, फिर जब पैसा आ गया तो आप बिजनेस अपना लॉन्च करोगे। लॉन्च करने के बाद फिर उसे ग्रो करने की कोशिश करोगे। यू जस्ट फॉस्टर ग्रोथ एंड देन यू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब फिर आप उस ग्रोथ को एंजॉय करोगे, खूब पैसा कमाओगे, बिजनेस आगे बढ़ाओगे। तो क्या करना है? सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कीजिए, इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट करना है आइडिया का, स्टार्टअप कैपिटल पैसा अरेंज करना है, वेंचर को लॉन्च करो, ग्रोथ देखो, हार्वेस्टिंग देखो। अब व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया? एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई है। उस स्कीम में गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को, ताकि लोग आगे बढ़े, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो, जॉब्स के ऊपर रिलाय ना करें और खुद से डेवलप करें बिजनेसेस को। तो स्टार्टअप इंडिया इज एन एंटरप्रेन्योर वेंचर व्हिच इज टिपिकली अ न्यूली इमर्ज्ड बिजनेस दैट एम्स टू मीट ये तो स्टार्टअप की डेफिनेशन है। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर वेंचर है जो एक नया बिजनेस है, जो एक मार्केट प्लेस में जाके खुद को स्टैब्लिश करना चाहता है, एक अच्छे बिजनेस मॉडल में, एक प्रोडक्ट में, सर्विस में या प्रोसेस में। ठीक है। उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टार्टअप को प्रमोट करने के? क्यों स्टार्टअप प्रमोट करा जा रहा है? नंबर 1,
ताकि एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर बने। अगर हम बाहर की कंट्रीज में देखते हैं तो वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, लोग पूरे पूरे खुद के खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े सेल्फ डिपेंडेंट है, बड़ी जल्दी रिटायर होते हैं। वही कल्चर हम देश में चाहते हैं, भारत में चाहते हैं। टू क्रिएट एन अवेयरनेस अमंग द यूथ रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यूथ को बताया जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ठीक है ना। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, किस तरीके से आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो, आप अच्छा बिजनेस करोगे, खूब पैसा कमाओगे, है ना। टू स्टिमुलेट इन पर्टिकुलर द एजुकेटेड यूथ, ज्यादातर फोकस किया जा रहा है एजुकेटेड यूथ पे, पढ़े लिखे बच्चों के ऊपर, ताकि वो अपने बिजनेसेस, नए नए आइडियाज कुछ बड़ा बना पाए, ठीक है। टू प्रोवाइड एडिक्वेट असिस्टेंस टू एंटरप्रेन्योर्स, ताकि उन्हें असिस्टेंस दी जा सके, हेल्प दी जा सके। टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल, एक छोटे से लेवल से काफी बड़ा बिजनेस बनाया जा सके, यही हमारे पास एक बेसिक चीज होती है। व्हाट इज या गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, ये बेसिकली क्या है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट। सरकार ने क्या क्या मदद करी है। नंबर 1, प्रोसीजर काफी सिंप्लीफाइड कर दिए हैं कि आप अपना स्टार्टअप शुरू करो, आपके लिए फॉर्मेलिटीज बहुत कम से कम रखी गई हैं, आपको बहुत सारी चीजें आसान बना के दी गई हैं, प्रोसीजर काफी सिंप्लीफाइड रखा गया है। स्टार्टअप हब बनाया है, एक स्टार्टअप हब एक बेसिकली एक मार्केट प्लेस है या एक तरीके से एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी डेवलप करी गई है जिसके अंदर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे मैनेजरियल लोग हैं जिन्हें मैनेजमेंट आता है, जिनके ऑलरेडी स्टार्टअप्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे हैं। तो आप उनसे बात करके डिस्कस करके अपना आइडिया शेयर कर सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट रेज कर सकते हो, उनसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो उस हब को, कम्युनिटी को बोला गया स्टार्टअप हब इंडिया। लीगल सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट ने और काफी फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन। अगर आपको अपना पेटेंट कराना है, कोई आपका आइडिया आपका है, आप चाहते हो आप ही का रहे, तो आप पेटेंट करा सकते हो सरकार के पास, है ना, वो आसानी से कर दिया जाएगा। इजी एग्जिट, आप जब चाहो छोड़ सकते हो, जब चाहो बंद कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टैक्स एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट, आपको टैक्स में भी काफ़ी छूट दी गई है, एग्जेम्पशंस दिए गए हैं कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो इनिशियली आपको टैक्सेस में भी काफ़ी डिस्काउंट्स है, काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो ये सब स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में सरकार ने बेनिफिट्स दिए हैं। वेज टू फंड स्टार्टअप, वेज टू फंड स्टार्टअप का मतलब होता है कि अगर आपने अपना बिजनेस करना है, आपने कोई कंपनी बड़ी करनी है, तो आपको पैसा कहाँ से आएगा, व्हाट आर द ऑप्शंस जहां से आप बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सबसे पहला होता है बूटस्ट्रैपिंग। बूटस्ट्रैपिंग होता है खुद से ही पैसा लगाना, अपना सेल्फ फाइनेंसिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, उसमें मैंने खुद ही अपना ही पैसा लगाया है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ और पैसा लगा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, इसको बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग। देन वी हैव वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में क्या होता है कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स होती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो आपके पास आके पैसा लगाएंगी इनिशियली, बिल्कुल इनिशियल फेज में, शुरू में, बिल्कुल शुरू में आपको कैपिटल मिल जाता है, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। जब आपका पौधा यानी आपका बिजनेस बहुत छोटा होता है, उस टाइम पे आपको जो पैसा मिलता है वो वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलता है। एंजल इन्वेस्टर्स, नाम में ही है एंजल इन्वेस्टर, जो आपके लिए एक एंजल की तरह बन के आया है, उसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया। अब सर वो पैसा क्यों लगाएंगे, ये लोग हमारे बिजनेस में पैसा क्यों लगाते हैं, एक हिस्सा लेते हैं, एक पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया और मैंने आपको बोला आई विल टेक 10%, तो अब जिंदगी भर आपके जितने भी प्रॉफिट्स होंगे उसका 10% मेरा होगा, लॉस होंगे तो भी मेरा ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एंजल इन्वेस्टर पैसा लगाएगा एज अ एंजल, वो एंजल बन के आएगा, पैसे लगाएगा, आपका बिजनेस ग्रो करने में मदद करेगा, क्योंकि मेरे पास आइडिया बहुत अच्छा है, पैसा नहीं है यार, पैसा ये लगा देगा। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स और सीड एक्सेलरेटर्स। एक्सेलरेटर्स में क्या होता है, एक्सेलरेटर्स में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो आपके बिजनेस को एक्सेलरेट करने में, वेंचर कैपिटलिस्ट तो इनिशियल फेज में ना, ये बाद में जब आपका बिजनेस थोड़ा अच्छा चल रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, अब आपको और पैसा चाहिए और बड़ा करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, अच्छे एम्प्लॉयज ढूंढने के लिए, अच्छा मैनेजर्स ढूंढने के लिए, तो बहुत पैसा चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो वहां पे आप इन एक्सेलरेटर्स की मदद ले सकते हो। ये भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन्वेस्टर्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो आपको पैसा प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद फंडिंग फ्रॉम बैंक्स, आप बैंक से भी पैसा ले सकते हो, और गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चला ही रही है सो दैट आपके स्टार्टअप्स क्या हो सके, फंड हो सके। तो ये था, इट वाज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोसेस पढ़ा, नीड पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी, और फंड्स कर तरीके पढ़े हमने कि कैसे अरेंज करा जा सकता है। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास इस चैप्टर में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसको डिस्कस करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है और फिर हमारा चैप्टर ये भी हो जाएगा खत्म।
शुरू करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। अगर आपने अपने इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग से कोई भी चीज ऐसी बनाई है जो आप चाहते हो कि जिस पर सिर्फ आपका राइट हो, तो आप उसको अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल सकते हो और आप उसको रजिस्टर कर सकते हो अपने नाम से गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई बुक लिखी है, ठीक है, अब बुक लिखी तो उस बुक पे राइट मेरा होना चाहिए ना, उससे प्रॉफिट सिर्फ मैं कमा सकूं, तो उसको मैं कॉपीराइट करा सकता हूं कि उसको कोई और कॉपी ना कर ले, वो मेरे लिए एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स और एक होते हैं कॉपीराइट्स। इंडस्ट्रीज में ये चलते हैं ज्यादातर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डेजिग्नेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, और एक होता है कॉपीराइट। ठीक है, ये चार्ट आपको आना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से क्या होता है? इट स्टिमुलेट्स कंजम्पशन ऑफ न्यू ट्रेंड सेटिंग इन्वेंशंस। नई नई चीजें बन के आती हैं, एक चीज आपने बना ली, फिर कुछ नया बनेगा। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द इन्वेंटर। इन्वेंटर के लिए वो मोटिवेशन का काम करता है कि हाँ मेरी चीज पर्सनली मेरी ही है। ऑथर के लिए, क्रिएटर के लिए, जैसे यूट्यूब पे भी आप मेरा वीडियो नहीं डाल सकते, अदरवाइज आपको कॉपीराइट दे सकता हूं मैं कि वो मेरा कंटेंट है ना। उसके बाद इट ब्रिंग्स फाइनेंशियल गेन्स टू इन्वेंटर्स बाय रेस्ट्रिक्टिंग द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल भी फ्री में नहीं बटेगा कोई भी चीज, मैं उससे फाइनेंशियल गेन कर सकता हूं। उसके बाद विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया बीइंग अ सिग्नेटरी टू द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब स्टैब्लिशमेंट हुआ WTO का, तो WTO में ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सारी चीजें अच्छे से प्रमोट करी, तो इंडिया भी उसके अंदर एक सिग्नेटरी है, एक मेंबर है, तो उस सिनेरियो में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे यहाँ भी वैलिड होती हैं। उसके बाद कितने प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं? कुछ होती है लॉ की, जैसे कोई लीगल सिस्टम से, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, कौन कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो इंडिया में चलती हैं? इंडिया में चलती है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, प्लांट वैरायटी, सेमीकंडक्टर, इंडिकेटेड सर्किट्स। ठीक है, अब देखो पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, मेन तो यही तीन है, आपके एग्जाम में ये तीन ही आ रही होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों है, इन्हें अच्छे से करना। सावधान इंडिया सवाल, बाकी तो सब वैसे ही टाइम पास है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेटेंट क्या, कॉपीराइट क्या, ट्रेडमार्क क्या? देखो पेटेंट होता है किसी भी आइडिया का, कोई इन्वेंशन का, कोई आपने नई चीज बनाई। फॉर एग्जांपल मैंने कोई वैक्सीन डेवलप करी अपने इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग से, बस वो मेरा फॉर्मूला है, अभी किसी को नहीं है, तो मैं उसको पेटेंट करवा सकता हूँ कि दिस इज माय आइडिया, ये बस मैं ही दूंगा, मैं उसको लीक नहीं करूंगा। ठीक है, कोई और उसको चुरा भी नहीं सकता, कोई और उसको सेम को यूज करेगा तो मैं उसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ कि ये मेरा आइडिया आपने कैसे चुरा लिया, आप कैसे यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं पेटेंट। सिमिलरली अगर मैं कुछ किताब लिख रहा हूँ, मैं कोई डायरी लिख रहा हूँ, मैं कुछ इस तरीके की चीज लिख रहा हूँ, कोई गाने लिख रहा हूँ, तो उनको मैं करा सकता हूं अपना कॉपीराइट। जैसे किताबों में अगर आप देखोगे ना, तो शुरू में ही ऐसा एक साइन बना हुआ होगा, ऐसा सर्कल सा लिखा होता है कॉपीराइटेड बाय ऑथर या कॉपीराइटेड बाय पब्लिशर, ऐसा लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट्स, वो रिटन मटेरियल का होता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब कि कोई सिंबल, कोई साइन, अब अलग अलग ब्रांडेड आपने कपड़े देखे होंगे, उनके ऊपर अलग अलग सिंबल्स होते हैं, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या कराए होते हैं, उनका ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो बेसिकली पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है कोई चीजें किसी पर्टिकुलर नाम से फेमस होती हैं, जैसे हमने बोला कि दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग टी, नागपुर के ऑरेंजेस, इस तरीके से अलग अलग जगह कुछ अलग अलग नामों से फेमस होती हैं, उनको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका शहर किस चीज के नाम से फेमस है। डिजाइन्स तो आप समझते ही हो, आपने कोई डिजाइन बनाया, कुछ नया प्रोडक्शन करा है, कोई ऐसी चीज बनाई है जो आप ही का पर्सनल डिजाइन है, उसको आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोल सकते हो। कोई प्लांट वेराइटी, नए प्रकार का कोई प्लांट डेवलप हुआ है, कोई वेराइटी है वो, कोई अलग अलग सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये बेसिकली। बट ये आप लोगों का वही मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है जो आपसे पूछे जाएंगे। इन्हें बहुत अच्छे से कर लेना, बाकी तो तुम लोग बेसिकली एक रीडिंग में लगाओगे चलेगा। इसके बाद क्या आता है सर? ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब इट रेफर्स टू इंडिजीनियस नॉलेज एंड लोकल नॉलेज सिस्टम इन द कल्चरल ट्रेडिशनल्स। आपको पता है आपके रीजनल क्या नॉलेज है, क्या इंडिजीनियस सिस्टम चल रहे हैं, क्या लोकल कम्युनिटीज किस चीज़ पे बेस्ड हैं, कैसे वो बिजनेस कर रही हैं, कैसे वो इंटरेक्ट कर रही हैं, उसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं बेसिकली
कि व्यापार करने का, ट्रेडिंग सीक्रेट्स, आप किस तरीके से काम ग्रो कर रहे हो, दैट इज योर सीक्रेट, है ना। ट्रेड सीक्रेट्स में इंक्लूड सब्सटेंसेस दैट अ पर्सन और कंपनी हैज नॉट डिसाइडेड टू पेटेंट येट। अभी आपने उनको पेटेंट नहीं कराया। अगर आपका कोई आइडिया आपने पेटेंट कराया तो पेटेंट हो गया। पेटेंट कराने से पहले आप कैसे काम कर रहे हो वो आपका ट्रेड सीक्रेट है। लाइक अ न्यू प्लांट हाइब्रिड, केमिकल कंपाउंड, कोई टेक्निकल इन्वेंशन, इनको हम ट्रेड सीक्रेट्स बोलते हैं। बट ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके टॉपिक्स ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बस आपको वो चार्ट आना चाहिए मेनली, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट का डिफरेंस करना, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त। तो हमने सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस पूरा कर लिया, स्मॉल बिजनेस पूरा कर लिया। अब चलते हैं इंटरनल ट्रेड की तरफ। आइए जी, लेट्स मूव टू इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले देखो यार, आपको पता है ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब व्यापार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। ट्रेड दो प्रकार से होता है और अगले 2 चैप्टर वो ही है, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल क्या है, वो बिजनेस, वो ट्रेड जो आप अपने देश के अंदर अंदर करते हो। द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, उसको इंटरनल बोलते हो। वो ट्रेड जो आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाके करते हो, अगर मैं इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहा हूं तो वो इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा, है ना। तो व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। अगर मैं नेशन की बाउंड्रीज के अंदर अंदर काम कर रहा हूं उसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल ट्रेड में क्या क्या होगा, द बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद इन द कंट्री, पेमेंट हमारी होम कंट्री में ही होगी, लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करा जाएगा। इंटरनल ट्रेड कितने प्रकार का होता है, इंटरनल ट्रेड इज ऑफ 2 टाइप्स, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। एक होलसेल और एक रिटेल। होलसेल क्या होगा, जिसमें हम बल्क में काम करते हैं, है ना। होलसेल बल्क में काम करता है। रिटेल जिसमें एक एक पीस में भी डीलिंग होती है। तो एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल। अब देखो मैं तुम लोग को बताता हूं बेसिकली होलसेल क्या है। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ या तो रीसेल के लिए या उससे कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए, इसको हम होलसेल ट्रेड बोलते हैं। द पर्सन हु कैरीज ऑन होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेलर। जो होलसेल करता है उसको होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। अब देखो, सामान बनाने वाला मैन्युफैक्चरर होता है, इसके बाद होलसेलर आता है, इसके बाद रिटेलर आता है, इसके बाद कस्टमर आता है, ठीक है। कस्टमर अगर इसके पास जाएगा, ये बोलेगा भाई साहब एक पेटी मिलेगी शैम्पू की। मैंने कहा यार एक पेटी क्या करनी है, मुझे तो एक बॉटल चाहिए, एक पाउच चाहिए। वो बोलेगा नहीं, मेरे पास तो एक पेटी है, उसके अंदर 40 बॉटल्स आती हैं, वो ले लो। मैंने कहा भाई जिंदगी बीत जाएगी इतना शैम्पू लगाते लगाते। तो हम रिटेलर से सामान लेते हैं, ठीक है। तो कौन सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरर। उसके बाद आता है होलसेलर जो बल्क में खरीदेगा, बल्क में बेचेगा। फिर रिटेलर जो एक एक पीस बेचेगा कस्टमर को, ठीक है। अब देखो हमारा ये जो होलसेलर है ये 2 लोगों से जुड़ा है, मैन्युफैक्चरर से और रिटेलर से। तो ये कुछ सर्विसेज देगा इधर मैन्युफैक्चरर को और कुछ सर्विसेज देगा इधर रिटेलर को। तो ये जो होलसेलर है ये 2 लोगों को सर्विसेज देगा, कुछ मैन्युफैक्चरर कुछ रिटेलर। हमें यही सर्विसेज पढ़नी है। सबसे पहले सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स। देखो मैन्युफैक्चरर्स को ये क्या क्या सर्विसेज देता है। सबसे पहली चीज, ये मैन्युफैक्चरर को बोलता है कि भाई मैं होलसेलर हूं, मैं आपसे बल्क में सामान खरीद लूंगा, आप बल्क में बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे अगर मैं असिस्टेंस देता हूं मैन्युफैक्चरर को कि भाई ठीक है आई एम अ होलसेलर और मैं आपसे बल्क में खरीदूंगा, आप जी खोल के बनाओ, तो मैन्युफैक्चरर अच्छे से बना पाएगा ना। तो सबसे पहली सर्विस जो होती है वो क्या होती है, फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन वो तभी कर सकता है अगर मैं बोलूं कि हाँ ठीक है मैं बल्क में खरीदूंगा। अगर मेरी असिस्टेंस आ गई कि मैं बल्क में खरीदूंगा तभी तो वो बल्क में बनाएगा। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन तभी होता है जब मैन्युफैक्चरर बोलता है, मैन्युफैक्चरर को बोला जाता है होलसेलर के द्वारा कि हाँ ठीक है। नंबर 2 स्टोरेज। अब जब मैं बल्क में सामान खरीदूंगा तो मैन्युफैक्चरर को स्टोरेज की टेंशन नहीं है ना, अदरवाइज वो कहाँ स्टोर करेगा इस सामान को। इतना सामान अगर वो बल्क में बना लेगा तो कई बार उसके पास जगह नहीं होती। तो वो क्या बोलता है होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर बोलता है होलसेलर को कि भाई आप मेरे से अगर बल्क में खरीदोगे तो ही मैं बना पाऊंगा, नहीं तो मैं कहाँ रखूंगा। तो दूसरी फैसिलिटी होती है स्टोरेज की, अपने गोडाउन में सामान रखता है। नंबर 3 मार्केटिंग करने में मदद करता है। मैन्युफैक्चरर ने जो सामान मैन्युफैक्चर करा है, होलसेलर इसके सामान को मार्केटिंग करने में मदद करता है, उसके एडवर्टीजमेंट चलाता है, लोगों को बताता है उसके बारे में, पूरा अच्छे से पब्लिसिटी करता है ताकि बहुत अच्छे से सामान बिक सके। तो यहाँ पे जो होलसेलर है वो मदद करेगा मैन्युफैक्चरर का सामान क्या करने में, मार्केट करने में, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपर्ट एडवाइस। व्हाट इज एक्सपर्ट एडवाइस। देखो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर,
फिर आता है होलसेलर, फिर आता है रिटेलर, और रिटेलर जुड़ा है कस्टमर से, ये कस्टमर है। अब मैन्युफैक्चरर ने जो सामान बनाना है, इस सामान को किस हिसाब से डिजाइन करे, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कस्टमर क्या जल्दी से खरीदेगा, क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, वो ये अच्छे से बता सकता है, क्योंकि ये रिटेलर से जुड़ा है। और रिटेलर किससे जुड़ा है? कस्टमर से। तो कस्टमर अपना फीडबैक इसको देता रहता है, रिटेलर को, रिटेलर अपना फीडबैक होलसेलर को देता रहता है। तो होलसेलर एक मैन्युफैक्चरर को एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है कि भाई देखो, दिस इज माय एडवाइस, आप इसको ऐसे बनाओ, इस प्राइस पे रखो, इस तरीके से रखो। तो ये काफी एक्सपर्ट एडवाइस होती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये इसको पैसा भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर को ये कई बार एडवांस दे देता है कि ये लो एडवांस पकड़ो और मेरा ऑर्डर प्लीज पूरा करके दो। तो होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर को एडवांस में पैसा देगा, उसकी मदद करेगा कि हाँ ठीक है यार, प्रोडक्शन करो अच्छे से, आई एम हियर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मजे में सामान बनाओ। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। बियरिंग रिस्क, ऑब्वियस सी बात है, सामान इसने बल्क में बनाया मैन्युफैक्चरर ने, इससे सामान बल्क में होलसेलर ने खरीद लिया, अब खराब होगा, चोरी होगा, कुछ उसके अंदर मिलावट अगर निकली, उसकी एक्सपायरी आ गई, वो फैशन से चला गया, तो सब रिस्क किसका है? होलसेलर का, क्योंकि इसने तो बना के इसे बेच दिया सारा का सारा, है ना। तो ये सारी सर्विसेज है जो मैन्युफैक्चरर को देता है होलसेलर। आपको इसमें से कोई भी एनी 4, कोई भी 4 पॉइंट्स जो आपको आसानी से याद हो जाए वो आप कर सकते हो। अब सर्विसेज टू रिटेलर, रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज देगा? रिटेलर को सबसे पहले मार्केटिंग सपोर्ट, सेम पॉइंट, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में मदद करता है, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने में मदद करता है, लोगों की नॉलेज में प्रोडक्ट को डालता है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब अब जो होलसेलर है उसको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोडक्ट कैसे बना है, क्या क्या उसके यूजेज है, अगर वो खराब होगा तो कैसे ठीक होगा, रिटर्न होगा, रिफंड होगा, क्या होगा, वो सब नॉलेज जो है वो होलसेलर के पास है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से जुड़ा हुआ है। भाई जो कोई चीज बनाने वाला है उससे अच्छा तो किसी को नहीं पता ना, उससे कौन जुड़ा है? होलसेलर जुड़ा है। तो होलसेलर रिटेलर को पूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है प्रोडक्ट के बारे में, नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट। रिस्क शेयर करता है वो रिटेलर के साथ, क्योंकि वहां से तो रिस्क बियर कर लिया, सारा का सारा रिस्क ले लिया, यहाँ शेयर करेगा कि कुछ क्वांटिटी आप ले जाओ, खराब हो गई तो वापस कर देना, आपको पैसा मिल जाएगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा, सही करवा दूंगा, ना बिका तो वापस कर देना। तो रिस्क काफी शेयर करता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, उधार देता है, उधार में सामान देता है होलसेलर रिटेलर को, इसको सामान देता है, बोलता है बेच ले यार, फिर अगली बार जब आएगा पिछले का पैसा दे जाना, अगला सामान ले जाना, फिर पिछले का पैसा दे जाना, अगला सामान ले जाना, फिर पिछले का पैसा दे जाना, अगला सामान ले जाना। तो ऐसा ये सर्कल रियल मार्केट में भी चलता है। तो उधार भी ये प्रोवाइड करता है। तो 4 ही पॉइंट है, याद हो जाएंगे आसानी से। मार्केटिंग सपोर्ट देगा, यानी प्रोडक्ट को मार्केट करेगा, ज्ञान देगा, रिस्क शेयर करेगा और उधार देगा। व्हाट इज रिटेल ट्रेड? रिटेल ट्रेड क्या होता है बच्चे जी? रिटेल ट्रेड होता है हमारे पास जो एक एक क्वांटिटी में करा जाता है। मुझे अगर एक शैम्पू का पैकेट भी लेना है, पाउच भी लेना है, तो वो मुझे रिटेलर से मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? रिटेल ट्रेड इज अ ट्रेड in which goods are sold relatively in smaller quantities. Under this trade, the goods are finally reached to the customer. The person engaged in retail trade is known as retailer. जो retail trade करता है उसको retailer बोलते हैं। There may be different ways of retailing. Retailing अलग-अलग प्रकार की होती है, retailing अलग-अलग तरीके की होती है। जैसे personally मैं खुद बेचूं, ऑन टेलीफोन, फोन पे बेचूं, ऑनलाइन बेचूं, या वेंडिंग मशीन्स। वेंडिंग मशीन्स क्या होती है? जैसे एटीएम मशीन है, आप खुद जाओ, मशीन से मिलेगा आपको सामान, है ना। अच्छा, होलसेलर से रिटेलर जुड़ा हुआ है, रिटेलर से कस्टमर जुड़ा हुआ है। अब रिटेलर अपनी सर्विसेज 2 लोगों को देगा, एक होलसेलर को, एक कस्टमर को। सबसे पहले वो जो सर्विसेज होलसेलर को दे रहा है वो कौन सी सर्विसेज हैं? नंबर 1, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर घर तक सामान पहुंचाने वाला रिटेलर है भाई साहब। आपको अगर कुछ लेना है तो आप होलसेलर के पास नहीं जाओगे, रिटेलर के पास जाओगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हर घर तक डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है गुड्स को? एक रिटेलर करता है ना। नंबर 2, कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब होलसेलर को वो जो मार्केट इंफॉर्मेशन मिली, किससे मिली थी? रिटेलर से मिली थी ना। जैसा फॉर एग्जांपल मैं रिटेलर हूँ, आप मेरे पास आए, अरे भैया येलो कलर की टी शर्ट दिखाओ। मैंने कहा यार येलो कलर तो आजकल फैशन में नहीं है। फिर एक और कस्टमर आया, उसने कहा येलो दिखाओ। 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, मैंने कहा यार येलो तो बड़ी डिमांड में। तो मैंने होलसेलर को बोला कि आप कौन से कलर की टी शर्ट मंगवाओ? येलो कलर की। भाई मार्केट में उस चीज की डिमांड है। तो मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी होलसेलर को, किसने? रिटेलर ने। लार्ज स्केल ऑपरेशंस,
अब एक होलसेलर बल्क में क्यों खरीदता है? क्योंकि उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे रिटेलर जुड़े होते हैं, है ना। अगर छोटे छोटे रिटेलर ना हो तो होलसेलर बल्क में कैसे खरीदेगा? तो होलसेलर अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सकता है तो ओनली बिकॉज ऑफ रिटेलर्स कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। पर्सनल सेलिंग, कई बार पर्सनली भी बेच देता है वो। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं एक रिटेलर हूँ, आप शैम्पू लेने के लिए आए, मैंने आपको बोला भैया ये डिओड्रेंट देखो कितना बढ़िया है, डीसी डिओड्रेंट, बड़ा जबरदस्त नया डिओड्रेंट आया है, इसे अगर आप लगा लोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, 7 दिन तक खुशबू नहीं जाएगी, चाहे नहाना मत, ठीक है। तो मैं इस तरीके से मैं मार्केटिंग कर करके पर्सनल सेलिंग कर रहा हूँ, मैं पर्सनली भी सामान को बेच रहा हूँ। अब बेटा बिक तो वो होलसेलर का भी रहा है ना पर्सनली, है ना। तो पर्सनल सेलिंग में भी ये मदद करता है। सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को क्या फायदे होते हैं? एक तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको आसानी से रेगुलर अवेलेबिलिटी रहेगी। अगर आपका डिओड्रेंट खत्म हो गया तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको दोबारा अवेलेबल करा दूंगा। मेरे पास अगर नहीं भी है तो मैं बोलूंगा यार शाम को आ जाना भैया, कल ले लेना यार, आपको मिल जाएगा सामान, ऐसा होता है ना। वाइड सिलेक्शन, बहुत सारी वैरायटी मिलेगी मेरे पास, डिओड्रेंट्स की 10-12 वैरायटी है, DC1, DC2, DC3, DC4, सब डिओड्रेंट्स हैं, जो आपको बढ़िया लगे। चंदन वाला है, नीम वाला है, हल्दी वाला है, नमक वाला है, धनिया वाला है, ये सब डिओड्रेंट्स है। वाइड सिलेक्शन। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी तो होती है रिटेलर के पास। मम्मी बोलती है बेटा मेहमान आ गए हैं, जा फटाफट से चिप्स विप्स ले आ, मैं भाग के गया चिप्स, अंकल पापा से लिख, पापा के नाम पे लिख लेना, पापा देंगे पैसे। बोलता है चलो कोई बात नहीं बेटा, शाम को ले लूंगा तुम्हारे पापा से पैसे। तो क्या रिटेलर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? रिलेट कर पा रहे हो ना चीजों को, रिलेट करो। बिजनेस स्टडी जितना रिलेट करोगे उतना मजा आएगा। सबसे पहले रेगुलर अवेलेबिलिटी, वाइड सिलेक्शन, क्रेडिट फैसिलिटी और आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर वो खराब निकला तो बोलता है बदल ले यार, आपके घर तक डिलीवर कर देंगे सामान। ये सब फैसिलिटीज होती है कि आपके घर पे राशन आ जाएगा, खराब निकला तो चेंज हो जाएगा। ये सब फैसिलिटी रिटेलर देता है किसको? कस्टमर को। अब रिटेल ट्रेड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है बेटा जी। एक होता है इटिनेरेंट्स, दूसरे होते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ। जिनके पास अपनी फिक्स शॉप्स नहीं होती, रेडी वाले, जो छोटे छोटे सिर पे कैरी करते हैं सामान, वो लोग जो छोटे छोटे स्ट्रीट्स पे आप बस में जाओ तो आपको कैंडी सेल कर रहे होंगे, जिनकी अपनी दुकानें नहीं है, वो सब इटिनेरेंट्स होते हैं। फिर होते हैं जिनकी अपनी दुकानें होती हैं, उनको बोलते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो इटिनेरेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो जिनके पास फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, वो स्ट्रीट्स पे बेच रहे हैं सामान, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। 4 होते हैं पैडलर्स हॉकर्स, पैदल चलने वाले। मार्केट ट्रेडर्स, जो अलग अलग दिन अलग अलग जगह दुकानें लगाते हैं, ट्यूसडे मार्केट, संडे मार्केट, ऐसे। स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट्स पे सामान बेचते हैं, चिप्स ले लो और वो कैंडीज ले लो, ऑरेंज कैंडी, पान वाली टॉफी। चीप जैक्स, जो कूड़ा वगैरह उठा रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, पॉलिथीन उठा रहे होते हैं, बेच रहे होते हैं, चीप जैक्स, ठीक हो गया। इटिनेरेंट्स होते हैं ये बेसिकली। फिक्स शॉप में भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनके पास अपनी दुकानें हैं, लेकिन 2, स्मॉल शॉपकीपर्स और लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल शॉपकीपर्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपके सिलेबस में सिर्फ लार्ज है, वो भी 2, चेन स्टोर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बस ये पढ़ना है आपको आपके सिलेबस में, ठीक है। स्मॉल शॉपकीपर्स कौन से होते हैं? जनरल स्टोर्स, जिनके पास जनरली सारा सामान मिल जाएगा। आपको कुछ भी लेना है, आपको शैम्पू लेना है, डिओड्रेंट लेना है, आपको कोई चप्पल लेनी है, कुछ भी आपको लेना हो, आपको टिश्यू पेपर चाहिए, आपको टॉवल चाहिए, आपको टूथब्रश चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो इनकी दुकान में मिल जाएगा। स्पेशलिटी शॉप, एक चीज में स्पेशलाइज होते हैं, यूनिफॉर्म वाले, बच्चों के कपड़े हो गए, फुटवेयर हो गया। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, जिनके स्ट्रीट पे स्टॉल्स होते हैं, जैसे मोमोज वाले, स्टॉल लगा है, फिक्स्ड है, लेकिन छोटा सा स्टॉल है ना। सेकंड हैंड गुड शॉप्स, जैसे सेकंड हैंड बुक्स मिलती है, सेकंड हैंड टायर्स मिलते हैं, स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, ये सेकंड हैंड होते हैं। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में लार्ज रिटेलर्स हैं, और लार्ज रिटेलर्स में भी बस 2, कौन से सर? डिपार्टमेंटल स्टोर्स और चेन स्टोर्स, यही आपके सिलेबस में है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी का मतलब वेंडिंग मशीन जो ATM वगैरह होता है, जानते हो ना कि ऑटोमेटेड मशीनें, आप बस उसके अंदर ATM कार्ड लगाओ, पैसा आ जाएगा। सुपरमार्केट सब जानते हैं, बहुत सारे मार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मॉल्स होते हैं, उनको हम सुपरमार्केट्स बोलते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं, जो आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा होगा शुरू में, जो सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए बनाए जाते हैं। मेल ऑर्डर हाउसेज, जो आपको मेल के थ्रू, naptol.com और ये सब, आपको मेल से ही ऑर्डर लो, मेल से ही सामान भिजवाएंगे। हमें मेनली ये 2 पढ़ने हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स को ये मल्टीपल शॉप्स बोलते हैं। क्या होते हैं डिपार्टमेंटल, क्या होते हैं चेन्स? देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इतने बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जिनका पर्पस आपको सब कुछ प्रोवाइड कराना है विद इन अ सिंगल रूफ। एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट, एक छोटी सी सुई से लेके एक बड़े एरोप्लेन, एक एलिफेंट तक की चीज आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज, आपको अगर फर्नीचर लेना है मिल जाएगा,
आपको टेलीफोन लगवाना है मिल जाएगा, आपको सिम कार्ड लेना है मिल जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड लेना है मिल जाएगा, आपको रेस्टोरेंट चाहिए मिल जाएगा, आपको मसाज वसाज चाहिए मिल जाएगा। सारी फैसिलिटीज इस स्टोर में होती हैं। अब इतना बड़ा स्टोर यार इंडिया में देखने को मिलेगा? इंडिया में ऐसे बहुत कम स्टोर्स हैं। मैक्सिमम लोग छोटे मोटे स्टोर्स को ही डिपार्टमेंटल स्टोर्स मान लेते हैं, लेकिन नहीं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जो क्लोजेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में है वो दो ही हैं, अकबरेली इन मुंबई, स्पेंसर्स इन चेन्नई, जो हमारी बुक्स में मेंशन्ड है। ऑल्दो और भी हैं, बट आप एग्जाम में भी यही लिख के आओ, अकबरेली इन मुंबई, स्पेंसर्स इन चेन्नई। ये सबसे पॉपुलर दो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली इतना बड़ा आउटलेट है जिसमें आपको सब कुछ अवेलेबल होगा, सिटी के मिड में होगा, एज अ कंपनी ये चल रहा होता है, सब कुछ इसके पास मिलता है, ठीक है। चेन स्टोर्स क्या होते हैं? चेन स्टोर्स होते हैं जो सिमिलर अपीयरेंस की बहुत सारी दुकानें होती हैं। मल्टीपल स्टोर्स सर, जैसे आप कितने भी ब्रांड्स देख लो, आप फॉर एग्जांपल आपको डोमिनोज पिज़्ज़ा, क्या डोमिनोज पिज़्ज़ा हर जगह सिमिलर अपीयरेंस, सिमिलर कलर, सिमिलर पैकिंग, सिमिलर डिजाइन, सिमिलर टेस्ट, लेकिन अलग अलग स्टोर्स हैं। वो पूरी चेन है, पूरे वर्ल्ड में वैसा ही मिलेगा। इन्हें चेन स्टोर्स बोलते हैं कि एक जैसी चीजें जिनकी चेन बनाई हुई है अलग अलग स्टोर्स की, उन्हें चेन स्टोर्स बोलते हैं। तो देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल प्लेस पे होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आ सकें। मल्टीपल स्टोर्स अलग अलग जगह पे होते हैं ताकि बहुत सारे कस्टमर्स ये भी पकड़ पाए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ऑल द नीड्स ऑफ कस्टमर अंडर वन रूफ। मल्टीपल स्टोर में रिलेटिंग टू एक स्पेसिफाइड रेंज, जैसे डोमिनोज है तो सिर्फ पिज्जा, यूजुअली होता बहुत कुछ है लेकिन फिर भी एक रिस्ट्रिक्टेड वो पिज्जा पे ही है मेनली, है ना। उसके बाद सर्विसेज ऑफर्ड, डिपार्टमेंटल स्टोर आपको कौन कौन सी सर्विसेज देगा? काफी सर्विसेज देता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसका मेन फोकस होता है। मल्टीपल शॉप्स की काफी लिमिटेड सर्विसेज होती हैं जो कि सिर्फ गारंटी, रिपेयर्स, बस इतना ही होता है। उसके बाद प्राइसिंग जो होती है, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग प्राइस होता है, इनके यूनिफॉर्म प्राइस चलते हैं सभी दुकानों के, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी, दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर। जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, बट अपने रेगुलर कस्टमर्स को जो रोज आते हैं। यहाँ कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, ये सब कैश पे चलता है। डोमिनोज में पहले बिल कटवाओगे तो पिज्जा मिलेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, काफी वेराइटी है तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन इनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा जी, डिपार्टमेंटल स्टोर के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? सबसे पहले एडवांटेज, बहुत बड़ा लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को ये कैटर करता है। नंबर 2, कन्वीनियंस है, काफ़ी आसान है। आप जाओ मंथ में एक बार पूरी ट्रॉली लो और उसमें अपने महीने का सामान ले आओ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक ही जगह से मिल जाएगा। नंबर 3, अट्रैक्टिव सर्विसेज, आपको बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, बहुत सारे कूपन्स देते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। नंबर 4, इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ये इतने बड़े स्केल पे काम करते हैं कि चीज़ें सस्ती पड़ती। बाजार से आप एक पेन लेने के लिए जाओ महंगा मिलेगा, बहुत सारे पेन लेने के लिए जाओगे तो सस्ते मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लार्ज स्केल ऑपरेशंस का फायदा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती आपको, वहाँ कोई आपको कपड़े पहना के नहीं दिखाएगा कि एकदम सोना बाबू लग रहा है, मस्त लग रहा है बेटा, बाहर निकलोगे ना ये शर्ट पहन के लोग फैन हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं करेगा। वहाँ पे कहेंगे सर लगा हुआ है सामने, देख लो जो आपको पसंद आए ले लो, है ना। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनका ऑपरेशंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है क्योंकि इतने बड़े स्केल पे करेंगे तो ऑब्वियसली खर्चा तो ज़्यादा आएगा ही। लॉसेस काफ़ी होते हैं, फिर वही बात है, लॉसेज आर लाइक रिस्क्स, जितना बड़ा काम उतना बड़ा लॉसेज, उतने बड़े बड़े रिस्क्स। इनकन्वीनियंट लोकेशन, अब फॉर एग्जांपल मेरे घर पे कोई पप्पू अंकल आए हैं, पप्पू अंकल के लिए मुझे चिप्स लेके आने हैं, कोल्ड ड्रिंक लेके आनी है, तो मैं डिपार्टमेंटल स्टोर पे थोड़ी ना जाऊंगा इतनी दूर, वो तो सिटी के मिड में है, मैं भाग के अपने बराबर से एक छोटी सी दुकान से ले लूंगा, है ना। तो कई बार लोकेशन इनकन्वीनियंट लगती है हम लोग को, ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। चेन स्टोर्स, मल्टीपल स्टोर्स के क्या एडवांटेजेस हैं? वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं तो इन्हें भी फायदा मिलता है। नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, अब बहुत सारे स्टोर्स हैं, फॉर एग्जांपल एडिडास के 1000 स्टोर्स हैं, अगर एक स्टोर में कोई चीज नहीं बिक रही तो किसी दूसरे में बिक्री होगी, है ना। तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो सकता है। कोई बैड डेट्स नहीं होते क्योंकि सब कुछ कैश में करते हैं, हम जब सब कुछ कैश में करेंगे तो बैड डेट्स कहाँ से होंगे भाई, सबसे तो पहले पैसा ले लेते हो। एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, यूजुअली कंपनीज खुद बना रही हैं, खुद बेच रही हैं, कोई मिडलमैन नहीं है तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, बीच में चेन खत्म हो जाती है ना, प्रॉफिट बढ़ जाता है। रिस्क खत्म हो जाता है। रिस्क क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि अगर आपका एक स्टोर लॉस में भी है तो दूसरा तो प्रॉफिट में होगा ना, तो रिस्क आपका काफी हद तक डिफ्यूज हो जाता है। लिमिटेशन, बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं मिलती आपको इनके पास, लिमिटेड वैरायटी। पर्सनल टच नहीं मिलेगा, ये भी आपको बाबू सोना बना के नहीं दिखाएंगे, ये भी कहेंगे भाई साहब देख लो यार यही है,
ये है, देखो आपके सामने है, पसंद आया आप कभी भी देखना, इनके पास बहुत वैरायटी नहीं होती, इनिशिएटिव नहीं होता, कुछ नया नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ हेड ऑफिस से चल रहा होता है, ये खुद से कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकते, ये इसके डीमेरिट्स हो जाते हैं। तो यही एडवांटेजेस डीमेरिट्स आपको पता होने चाहिए, इसके भी एडवांटेजेस डीमेरिट्स पता होने चाहिए, दोनों का डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब मैंने आपको पढ़ा दिया और इसी के साथ बेटा जी हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको फॉर ए रेफरेंस आपको इन चीज़ों के भी स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप ले सकते हो, जैसे मेल ऑर्डर हाउसेस कुछ स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं यार, जो डिलीटेड है वो भी पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद कस्टमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, सुपरमार्केट्स का ले सकते हो, ठीक है। सुपरमार्केट्स एक तरीके से डिपार्टमेंटल के छोटे भाई होते हैं, बस इसमें सर्विसेज वगैरह नहीं होती, ठीक है। वेंडिंग मशीन, एटीएम वगैरह। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है जीएसटी। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी हमारे पास एक वो टैक्स है जिसने बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सेस को खत्म कर दिया गया है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। ऑल्दो ये टॉपिक भी आपके पास डिलीटेड है, बस आपको इसकी डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। बाकी तो ऐसा सच इसमें हमारे पास कुछ नहीं है और हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, समाप्त। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में मेनली फीचर्स आपको आने चाहिए और उसके बाद सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज हैं जो मैन्युफैक्चरर को दे रहा है होलसेलर और रिटेलर को दे रहा है होलसेलर। सिमिलरली रिटेलर होलसेलर को और कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स, सिलेबस डन। एक चैप्टर बचा इंटरनेशनल बिजनेस, आइए उस पर चलते हैं, उसको भी कंप्लीट करते हैं। अब शुरू करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के साथ, ठीक है जी। क्या होता है हमारे पास सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस। तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल बिजनेस? द बिजनेस that takes place within the geographical boundaries of a nation is known as domestic या national business। इसी को हम होम ट्रेड या इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं, होम बिजनेस या इंटरनल बिजनेस भी बोलते हैं, पढ़ के आए हो पूरा चैप्टर। What is international business? The manufacturing and trade beyond the boundaries of one country। अपने देश के बाहर मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ, सेल भी करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, उसको आप इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हो। इसी को आप एक्सटर्नल या इंटरनेशनल बिजनेस भी बोलते हो। अब सर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि बहुत सारा पार्ट इस चैप्टर में डिलीटेड है। ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में फर्क क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले सर डोमेस्टिक बिजनेस का मीनिंग the business which takes place within the geographical boundaries of a nation and the business which takes place outside the boundaries of a nation, उसको हम international बोल देते हैं। nationality of buyers and sellers, nationality of buyers and sellers का मतलब है कि buyers और sellers किस country के होंगे। डोमेस्टिक में तो हमारी कंट्री के ही होंगे, सेम नेशन के होंगे, इंटरनेशनल में अलग अलग नेशंस के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया से पढ़ा रहा हूँ और कुछ दुबई के, कुछ यूएस के, कुछ बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। उस सिनेरियो में जो सेलर है वो इंडिया का है और जो बायर है वो कहीं और का है ना। तो क्या लिखा है? पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम वन नेशन पार्टिसिपेट इन डोमेस्टिक बिजनेस एंड इसमें पीपल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल बिजनेस। अदर स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपका सप्लायर, आपका बैंकर, आपका क्रेडिटर, ये अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं। इनकी नेशनैलिटी अगर सेम कंट्री की होगी तो डोमेस्टिक बोलूंगा, अलग अलग कंट्रीज की होगी तो इंटरनेशनल बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है? जैसे लेबर, कैपिटल, लैंड, है ना। अब डोमेस्टिक में जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लेबर है या कैपिटल है, वो इजीली मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह। मैं अगर मेरे शहर सहारनपुर में मुझे ज़रूरत है लेबर की तो मैं कहीं से भी मंगा सकता हूँ, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, मुंबई से, या किसी भी रीजन से मैं मंगा सकता हूँ, कहीं से भी मंगा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया से मंगानी हो लेबर, बड़ी प्रॉब्लम है भाई साहब, बैरियर्स हैं। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, डिग्री ऑफ मोबिलिटी इज रिलेटिवली मोर, यहाँ पे रिलेटिवली लेस, है ना। इसके बाद करेंसी कैसी यूज़ होगी इसमें? सेम हमारे यहाँ रुपया ही चलेगा। यहाँ पे इंटरनेशनल करेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी तो एक से ज़्यादा करेंसीज यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। डोमेस्टिक बिजनेस में पॉलिटिकल सिस्टम और रिस्क एक ही कंट्री के होंगे, इंटरनेशनल में 2 नेशंस के रहेंगे, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्की है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब देखो जो बेनिफिट्स है ना, वो बेनिफिट्स 2 जगह होते हैं। एक तो बेनिफिट होता है कंट्रीज को, यानी कि पूरी की पूरी कंट्री को क्या फ़ायदा हो रहा है। एक बेनिफिट होता है फर्म्स को, कि फर्म्स को पर्सनली क्या फ़ायदा हो रहा है। बस आपको ये 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं और आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, टेंशन है ही नहीं। देखो जी,
सबसे पहले क्या क्या बेनिफिट्स हैं कंट्री को, यानी अगर मैं भारत से बाहर ट्रेड करता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा। सबसे पहले अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, मेरे पास बाहर का करेंसी आएगा। ये चीज याद रखना कि हमारे पास जितना बाहर का करेंसी होता है हम उतना मजबूत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अगर मुझे आज $1 लेना है तो $1 के लिए मुझे 75 रुपीज देने पड़ते हैं। सर वो क्यों देने पड़ते हैं? वो इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है इतना, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास इतना डॉलर नहीं है। अगर हमारे पास ऑलरेडी डॉलर हो तो हम इतना पैसा क्यों देंगे उस चीज के लिए। तुम सोचो कोई भी चीज अगर मार्केट में शॉर्ट है उसी का पैसा ज्यादा होता है, वही चीज महंगी होती है। लेकिन अगर मार्केट में बहुत है भाई, बहुत लाइन लगा के मिल रहा है, तो फिर इतना महंगा नहीं होता, वो चीज सस्ती हो जाती है। तो अगर हमारे पास डॉलर होगा बहुत सारा तो हम 75 क्यों देंगे, उसका प्राइस कम 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 होता चला जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतनी आपके पास करेंसी आएगी, करेंसी आएगी तो आप स्ट्रांग बनोगे, आपको बाहर की करेंसी के लिए उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा, समझे। तो सबसे बड़ा फायदा होता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्ट करूंगा तो डॉलर देना पड़ेगा ना, आसानी से दे पाऊंगा। नंबर 2, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा जब आप देखोगे कि बाहर का देश कैसे बिजनेस करता है, कैसे ग्रो करते हैं, किस तरीके से रहन सहन है, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी इंप्रूव होता है। देखो क्या लिखा है, इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड it would not have been possible for the world community to consume goods and services produced in other countries, right? तो दूसरी कंट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है तो हम ले सकते हैं, ठीक है ना। इट इज ओनली ड्यू टू इंटरनेशनल बिजनेस दैट कंट्रीज आर एबल टू एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नंबर 3, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। लाइक मेरी मशीन है जिसमें मैं 1000 यूनिट्स बना सकता हूँ, लेकिन भारत में मेरी सपोज 800 यूनिट ही बिकती है, तो 200 की कैपेसिटी मैं वेस्ट कर रहा हूँ ना। अगर मैं एक्सपोर्ट भी करने लगूँ, इंटरनेशनल बिजनेस करने लगूँ, तो मैं पूरी 1000 बना के बेच सकता हूँ, 800 अपने कंट्री में, 200 बाहर भी बेच सकता हूँ। तो मैंने अपनी कैपेसिटी का फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया या नहीं कर लिया। तो मेरी कैपेसिटी जो है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगी, मेरी मशीन्स, मेरी लेबर, मेरी कंट्री में जितने भी रिसोर्स हैं मैं उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज कर पाऊंगा। नेक्स्ट, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। मेरी कंट्री की ग्रोथ होगी, मेरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, हमारे देश तरक्की करेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। क्या लिखा है जी हमारे पास, प्रोड्यूसिंग सोनली फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन रेस्ट्रिक्ट द कंट्रीज प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ। अगर आप सिर्फ अपने देश के लिए बना रहे हो तो आपकी ग्रोथ काफी कम होगी, क्योंकि सेल कम होगी यार, आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होगी। लेकिन अगर आप बाहर बनाओगे, अ फ्यू कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, चाइना, जिन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी वो स्टार परफॉर्मर्स बन चुके हैं, वो कितना ग्रो कर चुके हैं वो लोग, है ना। ये फायदा होता है। अब आपको क्या फायदा होगा पर्सनली, आपके बिजनेस को क्या फायदा होगा। नंबर 1, आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इंडिया में तो वो चीज इजीली अवेलेबल है, बाहर वो चीज इजीली अवेलेबल नहीं है, तो आप बाहर वालों को बेच के खूब पैसा कमाओ ना यार, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट्स के चांसेस होते हैं। प्रोस्पेक्ट्स फॉर हायर प्रॉफिट्स, प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ, आप ग्रो कर सकते हो, यू कैन ग्रो अप टू अ ट्रेमेंडस लेवल, आप बहुत जबरदस्त लेवल तक ग्रो कर सकते हो। प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ, आपको ग्रोथ मिलेगी। क्या लिखा है, बिजनेस फर्म्स फाइंड इट क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन डिमांड फॉल्स इन डोमेस्टिक मार्केट। आपकी डिमांड कम हो गई है तो आप बाहर बेच दो यार, बहुत बढ़िया। इंप्रूव्ड बिजनेस विजन, आपका नजरिया बदल जाएगा, आप बिजनेस को नए तरीके से सोच पाओगे, नई पॉलिसीज लगा पाओगे, नई स्ट्रैटेजीज लगा पाओगे। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में इंडल्ज हो, आपको पता रहेगा बाहर कैसे बिजनेस ग्रो होते हैं, वहां लोग कैसे तरक्की करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, तो वहां से आप आगे बढ़ सकते हो काफी हद तक। उसके बाद वे आउट ऑफ इंटेंस कंपटीशन, आपको किसी भी कंपटीशन वहां पे कम मिलेगा। इंडिया में तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होंगे उस चीज के, तो आपको compete करना पड़ता है प्राइस के लिए, कस्टमर के लिए। वहां पे ऐसा है ही नहीं यार, कम लोग हैं बेचने वाले, तो आप कंपटीशन से बाहर रहोगे, आप ज्यादा ग्रो कर पाओगे। तो इंटरनेशनल बिजनेस में बेटा जी हमारे पास, हमें मीनिंग पता होना चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का डिफरेंस पता होना चाहिए, बेनिफिट्स पता होना चाहिए, कंट्रीज को क्या है और फर्म्स को क्या है। यही आपके सिलेबस में मेनली है इस चैप्टर में, ठीक है। ये आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीटली ओवर। इसके बाद अगर आपके स्कूल में और भी चीजें कराई गई हैं, आपको इसमें पुराना वो टॉपिक भी कराया गया जो डिलीटेड है, तो आप मेरी वो वीडियोस यूज कर सकते हो पुराने वाली जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आपको हेल्प करेगा आपको पूरा सिलेबस करने में। जैसा इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर अगर आपको कराया है तो वो मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बनाई है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, जाके देखो, काम हो जाएगा। बट उम्मीद है कि आपको ये वन शॉट वीडियो पूरी काम आएगी।
और आप पूरा सिलेबस इसमें अच्छे से अपना कवर कर पाओगे। तो दिस इज ऑल फॉर बिजनेस स्टडीज, पूरा सिलेबस इज ओवर। मुझे बताना अगर ये हेल्पफुल रहा तो ऐसा ही कुछ अकाउंटेंसी के लिए और इको के लिए भी डेफिनेटली करेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल।